हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? कैसा है जोश? कैसा है मोटिवेशन? फाइनली आपका पहला बोर्ड का पेपर होने वाला है आज। कैसा लग रहा है? हाउ इज इट फीलिंग फॉर ऑल ऑफ यू? कम ऑन चैट में बताओ कैसा लग रहा है। गुड मॉर्निंग माय रॉक स्टार्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। की हाल है? कैसे हो? अरे यार, मुझसे वेट नहीं हो रहा है कि हमारा आज का, जितनी मैं खुश और एक्साइटेड हूं आपके पहले बोर्ड के लिए, हमारे आखिरी फाइनल रिवीजन के लिए, उतनी ही थोड़ी इमोशनल भी हो रही हूं, क्योंकि एक आखिरी बार हम मिल रहे हैं हमारे 10th के बोर्ड्स के लिए। तो कैसा है जोश का मीटर? जरा बता दो जल्दी। कैसा है जोश का मीटर? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। लीकर सेशन। हाय एवरीवन, हाय अनुराधा, हाय निहाल, हाय सैनिटाइजर, सुबह सैनिटाइजर। चलो गाइस, चलो। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, सुबह हम सब अर्ली मॉर्निंग उठे हैं ताकि एक बार प्रॉपर से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पूरे सिलेबस के लिए, पूरे बोर्ड्स के लिए, उनको एक बार देख ले और फिर एकदम फ्रेश माइंड, प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ हम जाएंगे हमारे बोर्ड्स को फाड़ने के लिए। हम करेंगे अनअचीवेबल को अचीव आज जाके हमारे पेपर में। तो क्या हम रेडी करने के लिए तैयार है? क्या हम शुरू करने के लिए तैयार है? Are we ready? Yes we are। जरा सा चैट पे बता दो हाउस द जोश। चैट पे जल्दी, फिर हम स्टार्ट करेंगे। हाउस द जोश? वैलेंटाइंस डे कल गया है, आज हमारा पहला बोर्ड का पेपर है, उस पे फोकस करो ज्यादा। यस, हाय। चलो। लेट्स बिगिन विद आवर सेट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर दिस ईयर 2024-2025। चलो आते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन का सेट। क्या बताता है पहला क्वेश्चन? इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ लेंचोस कंपैरिजन of the big raindrops to 10 cent pieces and the small ones to 5 cent pieces. How does this metaphor enhance the understanding of his perspective on the rain? क्वेश्चन क्या है? हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ये हमारा आखिरी प्रिपरेशन। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने, लेंचो ने, जो 10 सेंट्स रुपीस बोले थे ना बिग रेन ड्रॉप्स को, और छोटे रेन ड्रॉप्स को 5 सेंट्स बोला था, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और मेटाफोरिकली ये क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेटाफोरिकली क्या इनपुट दे रहा है। अच्छे से देख लो, आंसर प्रिपेयर्ड है आपके लिए। लेंचोस कंपैरिजन ऑफ द बिग रेन ड्रॉप टू 10 cent pieces and the smaller one to 5 brings out his perspective on rain as a valuable resource। हमें पता है वो बारिश के लिए कितने बेतरबी से इंतजार कर रहा था कि बारिश हो और मुझे डबल मुनाफा मिले। तो वही बारिश हम टैग करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे? वैल्यूएबल रिसोर्स के हिसाब से। This metaphor exemplifies how he views the rain not just as water but as a form of capital essential for his crops। वर्ड्स का खेल देख रहे हो कैसे आज शब्दों का खेल पलटा है। हमें क्या क्या वर्ड्स इस आंसर के लिए यूज करना है? सबसे पहला, बारिश को वैल्यूएबल रिसोर्स बोला है। दूसरा, बारिश को सिर्फ नॉर्मल पानी नहीं, बारिश को कैपिटल माना है उसके खेती के लिए। कैपिटल, वैल्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, आगे। By correlating raindrops to money, Lencho highlights the crucial role that rainfall plays in his agricultural success and economic growth। ये शब्दों को 3 की पॉइंट्स इसमें है, उनको अच्छे से याद कर लो, दिमाग में रख लो। चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Hunger plays a pivotal role in nurturing life। भूख, हंगर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लाइफ के लिए। यही स्टेटमेंट फर्स्ट फ्लाइट के रिस्पेक्ट से हमें डिस्कस करना है। कैसे? हमारी जो छोटी बेबी सीगल है उसके रिस्पेक्ट में ये लाइन बताना है कि हंगर एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? सीगल के कहानी से। तो इन द फर्स्ट फ्लाइट हंगर सर्व्स एज अ वाइटल
मोटिवेटर फॉर द यंग सीगल। तो वाइटल मोटिवेटर बना हमारा एक की पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? Seagull's desperate need for food drives it to overcome fear and learn to fly. भूख जो है ना वो इतना ही इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में कि उसका डर था, डर के आगे जीत के लिए उसने माउंटेन ड्यू नहीं पिया, उसने क्या किया, भूख से तड़प के कूदने का सोचा कि चलो मैं कूद के खाना ले लूं। 10 वाइटल मोटिवेटर बना हंगर। दूसरा पॉइंट है ओवरकम फियर एंड लर्न टू फ्लाई। आगे, hunger forces seagull to venture into the unknown, implying how basic instinct like hunger drives life sustaining action and growth in the natural world। मतलब ये समझ आता है कि हंगर ने कैसे ही उसको एक अननोन एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने में मजबूर किया। मतलब भूख ने उसको ऐसा तड़पाया था कि जो चीज उसने लाइफ में नहीं की थी वो करने के लिए भी तैयार हो गया था कि मेरा भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेट मी ट्राई एंड jump into the air, into the open and wait for food। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो माउंटेन ड्यू, हाँ माउंटेन ड्यू नहीं पिया उसने। आगे आते। How might Anne Frank's experience with Mr. Keesing inspire her to approach future challenges with creativity and humor? क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है? एन फ्रैंक का जो एक्सपीरियंस था ना मिस्टर कीजिंग के साथ, अपने मैथ्स टीचर के साथ, उस एक्सपीरियंस के चलते कैसे उसने अपने फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी लोगों से मिल रही है उनसे जूझने का या उनसे निपटने का सॉल्यूशन लेती है या उनसे निपटने का एक एक्सपीरियंस गैदर करती है। मिस्टर कीजिंग के साथ उनका एक खिटपिट तो था ना, तो उस एक्सपीरियंस से कैसे वो अपने आप को बिल्ड करती है। आते हैं, Anne Frank's experience with Mr. Keesing might inspire her to approach future challenges with creativity and humor by illustrating the power of satire and creative expression। एन फ्रैंक ने कैसे अपने टीचर को समझाया था? मैम आपको पता है जैसे मतलब अभी क्या बॉट अटैक वगैरह भी हो रहे हैं, तो अच्छा, उसको उनकी रियल ऑडियंस है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए अपन ने एक पोल डाला है। ओके, तो मतलब देख रहे हैं बच्चे वगैरह उस पे कर रहे हैं, देखते हैं कितनी रियल ऑडियंस है, देखते हैं कितनी रियल ऑडियंस है। चलो यार, चलो पोल पे भी आंसर कर दो यार, हम तो आंसर कर रहे हैं लेकिन करो जल्दी से, पोल पे आंसर कर दो। 100K लाइक टारगेट, यस अभी कर देते हैं, जल्दी 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 जल्दी। चलो आंसर के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, फिर आगे आएंगे ना, आगे के लीकर क्वेश्चंस पे पेपर पड़ी हुई है यहाँ पे, पता नहीं है रात में मोदी जी से मीटिंग थी। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। हाँ, तो ये कैसे उसने सीखा, क्या सीखा उसने? एन फ्रैंक ने सीखा कि कैसे फ्यूचर चैलेंजेस विद क्रिएटिविटी एंड ह्यूमर को यूज कर सकती है। उसने ये समझा कि अगर उसने सटायर यूज किया, मतलब वो बोलना कुछ चाहती है और बोल कुछ और रही है, ये अगर उसने सटायर यूज किया तो लोगों को अच्छे से सबक सिखाया जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो पावर ऑफ सटायर हो गया हमारा की पॉइंट। To change perceptions and diffuse tension. Her poem about a mother duckling and a father swan with 3 baby ducklings not only settled a conflict but also transformed her teacher's perspective, showing that her creative teacher's perspective, showing that her चलो यार मैं आंसर बताती हूँ। बेसिकली जैसे उसने अपने टीचर के साथ डील किया ना, मदर गूस फादर डक एंड मदर गूस के साथ, तो वो क्वैक 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 वाला जो पोम था वो सटायरिकल पोम था। सटायरिकल पोम मतलब क्या होता है? जहां पे हम बोलना कुछ चाह रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं। वहां पे वो बताना चाहती थी मिस्टर कीसिंग थे वो फादर गूस की तरह, जो चोच मार मार के एन को खत्म कर रही है, मारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ का की पॉइंट मेन है पावर ऑफ सटायर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अरे वाह यार, पोल में वॉटर टैग कौन बोलेगा भाई? पोल में देखो कितने लोगों ने, मतलब कितने लोगों ने वोट किया? 2,40,000 2,40,000 वोट ही आ गए हमारे। चलो चलो, हाउ डिड द बेकर्स अपैरल एग्जेम्प्लीफाई इट्स ट्रांसफॉर्मेशन ओवर टाइम इन गोवा? अपैरल मतलब क्या होता है? कपड़ा। तो बेकर जो होता है ना गोवा से, उसके कपड़े पे कमेंट करना है कि कैसे ओवर द टाइम बेकर का कपड़ा चेंज हुआ है। ये इंपॉर्टेंट सोचा था आपने? चलो, ड्यूरिंग द पोर्चुगीज डेज द बेकर वोर अ स्ट्रेंज ड्रेस नोन एज कबाई। ये तो हमें पता है, तो ये इनपुट डालना है कि एकदम पहले के टाइम पे बेकर्स क्या पहनते थे?
जब नरेटर भी छोटे थे वो एक लॉन्ग फ्रॉक टाइप पहनते थे जिसका नाम था कबाई, जो कि आज के शेफ कोट का लॉन्गर वर्जन था। दिस यूज्ड टू बी अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। तो पहले वाला ड्रेस अभी बता दिया, फिर अभी वाला नया वर्जन का बोलेंगे। दिस ड्रेस वॉज लेटर मॉडिफाइड and during the author's childhood days the baker wore shirts and 3/4 pants that were shorter than full length ones. तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन एवोल्यूशन ऑफ बेकर्स अपैरल या बेकर का कपड़ा क्या था, पहले पोर्चुगीज के टाइम पे एक लॉन्ग व्हाइट फ्रॉक पहनते थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम बदलता गया तो वो शर्ट्स और 3/4 पैंट्स पहनने लगे। वही बताना है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, बस क्वेश्चन का खेल है। आगे, कूर्ग हैज बीन डिफाइंड एज अ पीस ऑफ हेवन बाय द राइटर। कूर्ग को हमने क्या नाम दिया है, पीस ऑफ हेवन, क्यों, उसकी खूबसूरती की वजह से। तो उसका डिस्क्रिप्शन देखें। The region is renowned for its natural beauty with lush greenery, rolling hills and dense forest, along with diverse wildlife like birds, mammals and reptiles. तो इंट्रोडक्शन जो होता है ना, मैंने बताया था लिटरेचर सेक्शन में, इंट्रोडक्शन को एकदम पावर पैक बनाना होता है, चाहे भले ही ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो। तो हमने पहले ही बता दिया कि जो कूर्ग है वो वेल नोन किस लिए है, इट इज वेल नोन फॉर इट्स ग्रीनरी, हर जगह इतना ग्रीनरी है। फिर रोलिंग हिल्स, सिर्फ पेड़ पौधे ग्रीनरी नहीं, हिल स्टेशन या हिल्स है, फॉरेस्ट एरिया है, वाइल्ड लाइफ है, जैसे डिफरेंट टाइप्स के फिशेस मिलते हैं, जैसे महासीर हो गया, बर्ड्स मिलते हैं जैसे किंगफिशर्स हो गए, एनिमल्स और स्पाइसेस भी मिलते हैं। तो ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में समराइज होकर आ गया। नेक्स्ट, द रिच कल्चर एंड हेरिटेज आर रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस, ड्रेस एंड हिस्टोरिक मॉनेस्ट्रीज। मतलब कूर्ग का जो एक रिच हेरिटेज है ना, एक रिच कल्चर है ना, कूर्गी पीपल जो अरब्स के डिसेंडेंट बोले जाते हैं, तो उसके लिए उनका कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज भी मैटर करता है। तो वो भी लिखेंगे, रिच कल्चर कैसे रिफ्लेक्ट होता है, उनके ट्रेडिशन से, कपड़े से। वो जो कपड़ा नहीं पहनते हैं वो कुपिया, जो मतलब क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ कुफिया, अरब्स का कुफिया, वो कूर्ग के कुपिया। तो वही बात है। The aroma of coffee from plantation fills the air, adding to the charisma of adventurous sports such as trekking, camping, river rafting and other experiences. तो ना ही सिर्फ यहाँ पे सीनिक ब्यूटी है, मतलब समझो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छोटे में बताया गया है, ना ही सिर्फ सीनिक ब्यूटी है बट ऑल्सो यहाँ का ट्रेडिशन और उसका कल्चर है, और तीसरा पॉइंट यहाँ का एडवेंचर स्पोर्ट्स या एडवेंचर एक्टिविटी, जैसे ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कैनोइंग, रिवर राफ्टिंग सब है यहाँ पे। तो इट्स एन ओवरऑल अमेजिंग पीस ऑफ हेवन इन द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। डज द चैप्टर मैडम राइड्स द बस कैरेक्टराइज द बस कंडक्टर एज अ मैन ऑफ चीयरफुल डिस्पोजिशन? मतलब क्या है? मैडम राइड्स द बस वाला जो चैप्टर है ना हमारा, वल्ली वाला, उसमें क्या हम बस कंडक्टर को एक चीयरफुल, हैप्पी टू गो मैन बोल सकते हैं? मेरा आंसर तो हाँ है भाई। तुम्हारा आंसर क्या है? प्रोवाइड अ सपोर्टिंग रीजन, कि अगर आपको लगता है कि हाँ कंडक्टर तो अच्छा बंदा था, हंसता खेलता बंदा था, तो क्यों था, उनके बिहेवियर ट्रेट से बताएंगे। चलो, बस कंडक्टर इज डिपिक्टेड एज अ मैन ऑफ चीयरफुल डिस्पोजिशन थ्रू हिज इंटरैक्शंस विद वल्ली। क्या क्या बात कर रहा था वो वल्ली से? हर एक बार जब भी बात कर रहा था थोड़ा ह्यूमरस स्टाइल में बोल रहा था, याद है? अरे ये तो मैडम है, इसको बच्ची मत बुलाओ, वही सारी चीजें लिखनी है। He is surprised but amused by the 8-year-old traveling alone, greets her warmly, calling her madam to concede her confidence. Throughout the journey, he engages with her light-heartedly, mid conversations, assuring she remains in good spirits. मतलब एक छोटी 8 साल की बच्ची बस में जा रही है, लेकिन कैसे उसे डिमोरलाइज नहीं करना है, उसका स्पिरिट्स, उसका एनर्जी हाई रखना है। इसके लिए हर बार जब भी वो वल्ली से बात कर रहे थे तो मैडम इधर आओ, मैडम ये कर लो, मैडम देखो ऐसा है, तो हर बारी कुछ ना कुछ ह्यूमरस टोन ऐसा यूज करते थे ताकि वो खुश रहे और जर्नी एंजॉय करे। नेक्स्ट, he exhibits kindness,
by keeping an eye on her safety, interceding when strangers approach and offering to buy her a cold drink. मतलब वो सिर्फ एक happy to go या cheerful disposition वाले मैन ही नहीं थे, वो एक गार्डियन का भी काम कर रहे थे. कैसे? जब भी कोई अननोन लोग आने वाले थे, जैसे जिस टाइम पे वो मोटी आंटी आई थी ना पान खाने वाले, तुम अकेली हो, वो वाली आंटी, उसके पहले ही कंडक्टर ने उसे वार्न कर दिया था कि देखो देखो ऐसे लोग आने वाले हैं मैडम, तो प्लीज अपने सीट ले लो, नहीं तो आपका सीट चला जाएगा. फिर जब सब उतर गए तो उन्होंने सोचा कि ये बच्ची अकेली है, इसको थोड़ा कोल्ड ड्रिंक या कुछ खाना पीना ऑफर करते. तो नॉट ओनली वाज ही मेकिंग द जर्नी हैप्पी या चीयरफुल फॉर हर, बट ऑल्सो वो उसका ख्याल भी रख रहे थे. ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. And his helpful and cheerful nature is evident through his thoughtful and caring efforts. 3 पॉइंट की पॉइंट्स निकल गए. चलो आगे बढ़ेंगे. कीसा गौतमी, गौतम बुद्धा का चैप्टर. कीसा गौतमी अटेन एनलाइटनमेंट आफ्टर हर इंटरेक्शन विद द बुद्धा. मतलब इस चैप्टर में हमें दिखता है कि कैसे गौतम बुद्धा को खुद ही एनलाइटनमेंट मिला था. लेकिन क्वेश्चन देखो कैसे ट्विस्टेड है. क्वेश्चन बोलता है कि कीसा गौतमी को एनलाइटनमेंट कब मिला? जब वो गौतम बुद्धा से मिले. तो स्टोरी विद इन अ स्टोरी वाले से इंपॉर्टेंस निकला है. क्या बोल रहा है? जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ द चैप्टर. कैसे गौतम बुद्धा से मिलने के बाद कीसा गौतमी को एनलाइटनमेंट मिला? किस चीज का एनलाइटनमेंट? लाइफ के रियलिटी का, कि डेथ इनएविटेबल होता है. तो देखते हैं सर्मन एट बनारस. इन दिस चैप्टर कीसा गौतमी जो हमारी कैरेक्टर है उसका एनलाइटनमेंट स्टेम्स फ्रॉम हर इंटरेक्शन विद बुद्धा. ग्रीविंग हर सन्स डेथ शी सीक्स अ रेमेडी. तो बेटा जब मर जाता है उसके बाद उसको सोल्यूशन चाहिए ना, कि कोई मेरे बेटे को जिंदा कर दो वापस, ये मर नहीं सकता, मेरा इकलौता बेटा है. दैट इज व्हेन उसको लोग सजेस्ट करते कि बुद्धा के पास जाओ, और बुद्धा के पास जाके उसको जो सोल्यूशन मिलता है उस सोल्यूशन की वजह से उसको एनलाइटनमेंट मिलता है. देखो आगे. द बुद्धा इंस्ट्रक्ट्स हर टू फाइंड अ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउसहोल्ड अनटच्ड बाय डेथ. चैलेंज क्या होता है? चैलेंज ये होता है कि ठीक है मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा, प्रॉमिस, लेकिन उसके लिए एक शर्त है. शर्त क्या है? आपको किसी एक ऐसे घर से बस मुट्ठी भर मस्टर्ड या सरसों का सीड लाना है. उस घर में ये मेक श्योर करना कि आज तक कोई भी फैमिली का मेंबर डाई ना किया हो या मरा ना हो. तो ये चीज उनको तो फॉर इंस्टेंस लगा कि अरे बहुत ईजी है किसी घर में जाके सरसों का सीड उठाना है. लेकिन जब उसने पूरा आधा दिन ट्राई किया अनसक्सेसफुली, फिर वो बैठी और उनको समझ आया कि ये तो इम्पॉसिबल है. हर किसी के घर पे, इवन कीसा गौतम के अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीवन हैड डाइड. तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, है ना. Realizing every family experiences death, she understands the universality of suffering and impermanence. ये हो गया आपका कीवर्ड. This insight transforms her grief into enlightenment, reflecting the core Buddhist teachings. कोर बुद्धिस्ट टीचिंग यही है कि डेथ से बड़ा कुछ नहीं है. हर इंसान जब मतलब जन्म लिया है उसके साथ वो मरने का टाइम भी लेकर आए. तो वही चीज कीसा गौतमी समझती है. की पॉइंट्स में आता है यूनिवर्सलिटी ऑफ सफरिंग एंड इम्परमानेंस. कोई भी परमानेंट, मैं वैम्पायर हूं वो बात की बात है, कोई भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, सबको मरना है. एंड इस सीख से उनका जो दुख था, उनका जो ग्रीफ और सफरिंग था, वो बदल जाता है एनलाइटनमेंट में. ठीक है ठीक है ठीक है. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. ओ व्हाट अ बर्डन लॉर्ड टू बी अ फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर. कौन है ये? चुबुकॉफ है. चुबुकॉफ क्या बोलता है वो? अरे यार एक मतलब ग्रोन अप लड़की का फादर होना इतना बड़ा बर्डन है, इतना बड़ा हेडेक है, कैसे संभालूं मैं. 1 मिनट में बोलता है कि इस लड़के को भगा दो, ये लड़का मुझे घर में नहीं चाहिए. दूसरे मिनट में बोलती है इस लड़के को लेके आओ यार, इससे शादी करनी है मुझे. तो कैसे संभालू इसको. तो एक्सप्लेन व्हाट दिस लाइन कन्वेज अबाउट चुबुकॉफ एज अ फादर. ये लाइन चुबुकॉफ ने क्यों बोला था, चुबुकॉफ के बारे में क्या कैरेक्टर आप समझ सकते हो इसके इस एक लाइन से. आंसर समझते हैं. This line reveals Chubukov's intricate emotions as a father. मतलब समझो पहला की पॉइंट मिला कि इस लाइन से हमें ये समझ आता है कि चुबुकॉफ एज अ फादर बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड है, बहुत ही इंट्रिकेटली कनेक्टेड है अपने डॉटर से.
It highlights his worry, concern and frustration regarding his daughter. मतलब ये तो हर घर की कहानी है, कहानी घर घर की हो रही है कि हर जगह ग्रोन अप डॉटर्स हो या ग्रोन अप सन्स हो, एक प्रॉब्लम हमेशा होता है कि यूथ में है ना, तो कभी एक चीज चाहिए, दूसरे मोमेंट में वो चीज नहीं चाहिए, हटाओ यहाँ से, यूजलेस है। तो वो चीज को डील करने में चुबुकॉफ पागल हो जाता है कि इट इज अ वरी, अ कंसर्न एंड अ फ्रस्ट्रेशन टू हैंडल अ ग्रोन अप वुमन. He struggles to accept that she is grown up and finds it challenging to manage her tantrums. मतलब उससे इसके नखरे नहीं झेले जाते, उसको लगता है यार इसकी शादी करवा दो कोई अमीर घर से, इसके नखरे वही उठाए, मुझसे तो ना हो रहा. Moreover, he perceives her as a burdensome, considering her more as a responsibility than an independent individual. की पॉइंट्स क्या क्या निकले यहाँ पे? सबसे पहला इंट्रिकेट इमोशंस निकला चुबुकॉफ का. दूसरा उसका वरी, कंसर्न एंड फ्रस्ट्रेशन लीडिंग टू फीलिंग इट बर्डनसम. मतलब अपने बेटी को वो बोझ मान रहा था, ऐसा नहीं कि अच्छा मेरी प्यारी बेटी है, उसके थोड़े नखरे हैं, झेल लेते, ना ना ना. ठीक है, की पॉइंट्स मिल गए, की पॉइंट्स मिल गए. चलो, क्या लगता है वो कितने बच्चों को लाइव पढ़ा रहे हो अभी आप? होंगे, मतलब लास्ट मैंने देखा था ना 2,40,000. अभी आप लाइव पढ़ा रहे हो 3 लाख बच्चों को. ओ माय गॉड, अरे यार यही तो जोश चाहिए. बड़ी बात ये नहीं कि आप 3 लाख बच्चों को लाइव पढ़ा रहे हो. अच्छा, ये तो वो सब भी कर लेते हैं जिनके पास पैसा है. ओके, आपके पास लाइव ऑडियंस इतनी है. अपने पोल पे एक बार रिजल्ट देखो, अपने लगभग 3 लाख बच्चे से ज्यादा, 3,06,000 बच्चों का वोट है पोल में. अरे तालियां यार. वोट चल रहा है, वोट है अपना नेक्स्ट टॉपर्स. नेक्स्ट टॉपर्स ऑब्वियसली है ना. अरे अपनी भी है यार, ऐसे थोड़ी. चलो चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू फायर एंड आइस सर्व एज बोथ कॉन्ट्रास्टिंग एंड कंपैरेबल सिंबल्स इन द पोएम फायर एंड आइस? क्या पूछा है? फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो हमें पता है, मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले एक क्वेश्चन आया, अभी एक आएगा, और भी आने वाला है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस को लेके. देखिए, हाउ डू फायर एंड आइस सर्व एज बोथ कॉन्ट्रास्टिंग एंड कंपेरेबल. मतलब फायर एंड आइस में कॉन्ट्रास्ट भी है और कुछ कंपेयर करने की पॉइंट से. क्या आपने सोचा था फायर एंड आइस में कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो. चलो देखते हैं. इन द पोएम फायर एंड आइस, फायर जो एलिमेंट है and ice both are different and comparable in multiple ways. कैसे? Symbolically fire and ice जो है वो emotions को दिखाते हैं. कैसे emotions? Negative, strong and sly human emotions को दिखाते हैं, right? So it represents emotion that are starkly contrasted with each other. Fire क्या बताता है? Desire, anger, मतलब aggression, ये सारी चीजें. और ice जो होता है वो signify करता है indifference, hatred, jealousy, envy, ये सारी चीजें. Now, however, the poet demonstrates that despite their differences, both fire and ice share a common trait. वो क्या है? Destruction. Commonality क्या है? Destruction. Difference क्या है? एक सीधे वे में समझ लो. Difference ये है कि fire, आइस, मतलब फायर का क्या होता है? एलिमेंट है डिजायर, एंगर, इंटेंस, पैशन, ये सारी चीजें. और आइस का है हेट्रेड, एनवी, इंडिफरेंस, ऐसी चीजें. लेकिन अगर हम सिमिलैरिटी देखें तो वो है कि दोनों ही चीजें इक्वली केपेबल है डिस्ट्रक्शन का. ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा. चलो 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 आगे बढ़ते हैं. चलो, evaluate how the poet uses specific behaviors and appearance of the hyena and crocodile to describe their differences. हमें जनरली लग रहा था कि इस पोम से टाइगर को या लायन को या बड़े वाले एनिमल को लेके आएगा. ना ना ना, जो छोटे रुस्तम होता है ना, उनको लेके ज्यादा क्वेश्चन आ रहे. तो इवेल्युएट कैसे हाइना और क्रोकोडाइल का स्पेसिफिक बिहेवियर और कैरेक्टर ट्रेट्स को उठा के हम उनको डिस्क्राइब करें, उनके डिफरेंसेस को दिखा रहे. आंसर समझो. The poet distinguishes hyena and crocodile by underscoring their distinct appearances and behavior. ये हो गया आपका की पॉइंट. hyena seems to smile while gobbling its prey. मतलब hyena का क्या डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है? जब वो अपने शिकार को खा रहा है, पहले तो शिकार को फंसाने के लिए दूर से हे ऐसे करता है, लेकिन जैसे ही शिकार सामने आया
तब उसको खाते हुए भी हंसता रहता है, मतलब उसको कोई गम नहीं दुख नहीं, हंसता ही रहता है बस। ऐसा अजीब सा कैरेक्टरिस्टिक है। एंड क्रोकोडाइल का क्या होता है, इट इज नोन फॉर इट्स डुप्लिशियस हैबिट ऑफ शेडिंग टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स हमें पता है मगरमच्छ के आंसू मत रो, वही करता है। एंड वो मगरमच्छ के आंसू से या क्रोकोडाइल टीयर्स से लोगों को फंसा के फिर अपने बड़े मुंह में घुसा के खा लेता है, engulfing its victim. These contrasting characters, the hyena smile and crocodile's tear, set them apart from each other and other creatures in the forest. जो भी पूरे जंगल में डेंजरस एनिमल्स मतलब क्रीचर्स या बीस्ट है ना, उन सब से इन दोनों को ऐसे अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन का मेन मुद्दा समझो, जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में क्या है, ये बोला है कि कैसे बाकी सारे खौफनाक जानवरों से ज्यादा इन दोनों का डिफरेंशिएशन है, बाकी वाइल्ड एनिमल वर्सेस हाइना और क्रोकोडाइल। कैसे, क्योंकि बाकी वाइल्ड एनिमल्स डराएंगे, खौफ दिखाएंगे और मार के खा जाएंगे, लेकिन ये दोनों का अप्रोच अलग है। ये थोड़ा सा कुछ डिसीटफुल दिखाते हैं, धोखा देते हैं। धोखा देने के बाद ये पहले एक हंस के खाता है, मारता है, दूसरा रोते रोते मैं बहुत सैड हूं, आओ तुम्हें खा लूं मैं, ऐसा करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डू फायर एंड आई सर्व एज बोथ। अच्छा, ये वाला हमने अभी किया ना, कंट्रास्टिंग, ये हो गया। चलो, elaborate on the contrast between tiger's existence in confinement and its life in the wild as portrayed in the poem. यहाँ पे क्या दिखाना है, ये क्वेश्चन हमने किया था, याद है, कि कैसे टाइगर जब जू में बंद है तो उसमें और टाइगर जब वाइल्ड में होगा उसमें, इन दोनों में कॉन्ट्रास्ट दिखाओ कि टाइगर का बॉडी लैंग्वेज हो गया, उसका बिहेवियर हो गया, कैसे दोनों टाइम्स में डिफरेंट है। मतलब वही सेम चीज, टाइगर इन फ्रीडम वर्सेस टाइगर इन कैप्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, टाइगर पेसेस इन इट्स केज सिंबलाइजिंग कन्फाइनमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। मतलब टाइगर जब अपने केज में, जू के अंदर है, तब अटका हुआ है, बंधा हुआ है, कन्फाइंड है और बहुत गुस्से में है, एंगर में है। क्वाइट रेज है उसका एग्जाम्पल, ही इज इन एंगर। नेक्स्ट, इट्स कंस्ट्रेन्ड बाय इट्स इंस्टिंक्ट merely existing for human amusement। मतलब केज के अंदर रह के उसमें इतना गुस्सा आ रहा है किस बारे में, कि मेरा एग्जिस्टेंस का वैल्यू क्या रहा, मैं जंगल में खौफ नहीं दिखाता अब, बट लोगों के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक इमोशन, मतलब अमेजमेंट का चीज हूं, एंटरटेनमेंट का चीज हूं। अरे चलो एंटरटेनमेंट के लिए जू जाते हैं, टाइगर देखते हैं, इसका हो गया, मेरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील हो रहा है मुझे, टाइगर का ये इमोशन है। ठीक है, आगे, contrastingly या contrarily, in the jungle the tiger moves gracefully through the dense forest, epitomizing freedom and majesty। वर्सेस जो दूसरा साइड है, फ्रीडम वाला साइड है, उसमें क्या बता रहा है कि उसमें अगर वो जंगल में है तो मस्त एकदम रॉयल लाइफ जीता है, अपना फ्रीडम एंजॉय करता है और मेजेस्टिक लाइफस्टाइल, मतलब खुल के शिकार करना, खुल के घूमना फिरना, उसका खौफ दिखाना। जंगल में खौफ है और इसके अंदर जंगल में मंगल में बोलने जाती, जंगल में खौफ है और जू में या केज में उसे खौफ है लोगों का कि कोई अगर मुझे खाना नहीं दिया तो मैं भूखा रह जाऊंगा, या मेरा क्या होगा, मेरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है, ये सारा। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर इट हंट्स एंड रोम्स द वास्ट टेरिटरी फुल्ली एक्सप्रेसिंग इट्स नेचुरल बिहेवियर एंड थ्राइविंग इन इट्स ट्रू डायनामिक हैबिटेट। मतलब जब वो केज में है तब वो गुस्सा है, जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, जंगल में है, तब वो अपने प्रॉपर रियल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जीता है, खुश और अपने प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। काफी सारे की पॉइंट्स मिल गए, चलो आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, why are the lyrical genre and conversational style fitting for the poem how to tell wild animals। क्या पूछा है पोम का, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। why are the lyrical genre and conversational style fitting, मतलब हमारा जो पोम का स्ट्रक्चर है या पोम का मतलब लैंग्वेज है, उसके बारे में बात हो रहा है कि पोम के लिखने का स्टाइल कैसे इस पोम के साथ एकदम फिट हो रहा है, जिक्सो पजल की तरह बैठ रहा है, वो समझता है। डिफरेंट जॉनर्स सूट डिफरेंट टॉपिक, ऑब्वियस सी बात है, हर एक चीज सबके लिए नहीं होता है, हर एक किसी को जॉनर्स में मतलब सबको हॉरर नहीं पसंद आता, सबको एक्शन नहीं पसंद आता, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो यहाँ भी
to how to tell wild animals. The poet employs a lyrical genre with a conversational style directly addressing the readers. मतलब इस पोम में पोएट ने क्या किया है, ऐसा टाइप का लैंग्वेज यूज किया है पोम में जिससे कि लग रहा है वो ऑडियंस के साथ या रीडर्स के साथ बात कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करके उनको बता रहे, अरे पता है टाइगर से मिलोगे ना, वो तुम्हारे साथ ऐसे पहले दूर से हेलो करेगा, उसके बाद तुम्हारे पास आएगा तुमको खाने, या तुम भालू से मिलोगे तो वो तुमको जोर से जादू की झप्पी देगा और दबा के मार डालेगा। तो वो कॉन्वर्सेशनल और बड़ा कैजुअल स्टाइल रखा है। इससे क्या फायदा हुआ है, इससे दिस स्ट्रैटेजी मेक्स द पोम म्यूजिकल एंड एंगेजिंग as it involves the reader in the dialogue, creating the impression of listening directly to the poet, enriches the poem's appeal and accessibility. बेसिक बात इतना हो रहा है कि पोम का जो राइटिंग स्टाइल उन्होंने अभी हमने बताया ना यूज किया है, उसके वजह से एक बहुत ही प्यारा म्यूजिकल नोट हो रहा है, मतलब उसको पोम के तरह गाना भी गा सकते, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं गाते, एक रिदम है, वैसे इस पोम को भी एक रिदम है कि हम म्यूजिकल टोन में ला सकते हैं एंड लोगों को ऐसा लगता है कि डायरेक्टली पोएट हमसे बात कर रहे, कम्युनिकेट कर रहे। ये पक्का से तुमने नहीं प्रिपेयर किया होगा, गारंटी दे रही हूं मैं, देख लो। चलो, evaluate how the poet uses specific behavior and appearance of hyena and crocodile to describe the differences. Obvious सी बात है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन हमने कर लिया है कि कैसे स्पेसिफिक बिहेवियर एंड अपीयरेंस हाइना और क्रोकोडाइल का उनको अलग करता है, हमने कर लिया है। आगे पोएम में आते हैं। द बॉल पोम इनिशियली अपीयर्स सिंपल बट इज एक्चुअली क्वाइट इंपैक्टफुल एंड इंटेंस। कमेंट अपॉन द थीम ऑफ द पोम। तो मैंने बताया था कुछ कुछ चैप्टर्स का पोम्स का थीम इंपॉर्टेंट है। देखो थीम बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है। स्टार्ट में क्या बताया कि इनिशियली ये पोम बहुत हल्का लगता है कि एक बच्चा अपने बॉल से खेल रहा है और वो बॉल खो गया, लेकिन ये पोम बहुत इंटेंस है और बहुत इंपैक्टफुल है। हम कैसे ये बता सकते हैं? बहुत आसान है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है थीम बेस का कि लॉस, एक्सेप्टेंस एंड ओवरकमिंग लॉस, हाउ टू मूव ऑन, यही 3 की पॉइंट्स है। अपना आंसर देखते हैं, लेकिन यही 3 की पॉइंट्स है, ठीक है। चलो, the poem initially appears simple but is actually quite impactful and intense. कैसे? Delving deeply into the themes of loss, suffering and transformation. Transformation का मतलब यही है कि how to move on, how to accept and आगे बढ़ो लाइफ में, overcome करो। The poem highlights boy's experience of losing his ball, which signifies directly to a big loss. पहली बार उसने कुछ खोया है, तो अपने बॉल को खोने के साथ साथ ना ही उसका प्यारा चीज खोया है या लाइफ में पहली बार कुछ खोया है, बल्कि उसका चाइल्डहुड इनोसेंस भी खोया है, ठीक है। दिस इवेंट मार्क्स एन एवोल्यूशन फ्रॉम यूथ टू अडल्टहुड। मतलब बच्चा है छोटा सा, तो यूथ से कैसे वो अडल्ट के कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ क्वालिटीज सीख रहा है। अडल्टहुड जो होता है ना, उसके क्वालिटी सीख रहा है। क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉस क्या होता है उसे समझना, लॉस को समझ के उससे आगे बढ़ना। तो ये सारे अडल्टहुड की चीजें ही इज लर्निंग। एज द बॉय गेन्स मैच्योरिटी through this experience, he begins to understand the significance of taking responsibility for the loss of materialistic possession. तो यहाँ पे taking responsibility एक अपना key point हो गया। Ultimately, the boy learns to deal with loss, a vital life lesson, significantly signifying the emotional and growth and strength. लैंग्वेज, माय डियर, लैंग्वेज, आंसर लिखने का लैंग्वेज अलग है यहाँ। तो हमने क्या समझा इस आंसर का कि बेसिकली लॉस, एक्सेप्टेंस, ओवरकमिंग लॉस, और उसको लिखने के लिए कुछ की पॉइंट्स जैसे थीम्स ऑफ लॉस, सफरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, गेन्स मैच्योरिटी, realizes taking responsibility for materialistic thing, and at the end conclusion में loss is a vital life lesson for emotional growth. ये सारे वर्ड्स आ गए इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। चलो, नेक्स्ट क्या है? द ट्रीज बाय एड्रियन रिच इज अ परफेक्ट एलिगरी। एक्सपैंड, एक्सपाउंड मतलब एक्सप्रेस करो, बढ़ाओ, उसको खुल के बताओ। द ट्रीज इज अ परफेक्ट एलिगरी मतलब क्या है? चलो, द ट्रीज इज एन एलिगरी विथ 2 levels,
On the surface, it deals with deforestation and ecological imbalance caused by human interference with nature. ये तो हमें पता है कि literal meaning वाला पार्ट आ रहा है. उसके साथ साथ क्या है? On a deeper level, it symbolizes women's fight. देखो, क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा अरे मैम कितना बड़ा वर्ड दे दिया, एलिगोरी क्या होता है. अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता है ना, मसला नहीं बनता. The trees is a perfect allegory. मतलब ट्रीज जो चैप्टर है इसमें परफेक्टली दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है, दो थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं. तो पहला है आपका डायरेक्ट जो लिटरल मीनिंग है कि कैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए खराब है. दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट. ठीक है, सिंबलाइजेस वुमेन्स फाइट फॉर फ्रीडम from patriarchal oppression. Trees' struggle for freedom represents women's effort to break free from societal norms and limitations and attain equality in all spheres of life. तो सिंपल है, जैसे कि हमारे पेड़ पौधे घर से भाग के निकल के हर बंधन तोड़ के जाना चाहते हैं जंगल में, वैसे ही the women in the house, the women in the society जो पेट्रियार्कल के टाइम से है, वो भी कोशिश कर रहे हैं हर बाउंड्री, हर शैकल तोड़ के वो फाइनली अपना करियर देखे, अपना करियर एस्टैब्लिश करे जिसके लिए वो उन्हें लगता है कि वो बने हैं. इजी है, क्लियर है. चलो चलो चलो. How effectively does the poet employ comparison of frog to a cat and what are the implications of this metaphor? मतलब क्या है, कैसे इस पोम में frog के साथ cat को कंपेयर किया गया है एंड इसका रिजल्ट क्या है, इस कंपैरिजन का मतलब क्या आ रहा है निकल के. सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हमने देखा है, ये भी हमने प्रैक्टिस किया है. देखो, पोएट्स कंपैरिजन टू फॉग ऑफ अ फॉग टू कैट इज हाईली इफेक्टिव. कैसे? दिस मेटाफर सजेस्ट क्वालिटी सच एज क्वाइट एंड स्टेल्दी. मतलब ये सबसे पहला पॉइंट है कि जो फॉग होता है उसका क्वालिटी बिल्ले के तरह या स्नोई एके बर्फीला की तरह कैसे है, वो भी एकदम धीमे पाव आता है, स्टेल्दी होके किसी को समझ नहीं आता और एकदम शांति से आता है. आते वक्त ढिंडोरा नहीं पीटता कि अरे मैं आ रहा हूं जाग जाओ. ठीक है. एज वेल एज द फॉग्स एबिलिटी टू अपीयर एंड डिसअपीयर मच लाइक अ कैट. बिल्लियों का क्या होता है, जब मर्जी आते हैं और धीमे पाव जब मर्जी निकल जाते हैं, वैसे ही फॉग को जब आना होता है वो एक जगह आते हैं और जब मर्जी मन हो गया, मन भर गया, निकल लेते हैं. तो सेकंड की पॉइंट मिल गया. आगे, fog comes down quietly much like a cat moving noiselessly on its little padded feet. This comparison enriches the imagery, allowing the readers to visualize the fog's gentle creeping presence and enhancing the poem's atmospheric and evocative qualities. मतलब यहाँ पे ये जो दो comparisons यूज किए गए हैं ना फॉग के बारे में, फॉग एंड कैट के बीच में, कि एक तो बहुत काम है, दूसरा बहुत स्टेल्दी है, शांत से एकदम बिना आवाज किया आ जाता है, और तीसरा उसका ये अपीयर मतलब एबिलिटी टू जब आना होता है आए, जब जाना होता है जाए. इन तीनों चीजों से क्या इमेजरी क्रिएट होता है, यही कि कैसे हम उसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि फॉग है, सडनली आया गया, बिना आवाज किया, तो हमें एक इमेजरी का सेंस क्रिएट करके प्रोवाइड करते हैं. तो इम्प्लीकेशन है इमेजरी क्रिएट करता है, विजुअल इमेजरी. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. पीडीएफ मिल जाएगा, सेशन खत्म होते ही पीडीएफ मिल जाएगा. नेक्स्ट, Ogden Nash used vivid imagery in the tale of Custer the Dragon to appeal to senses. Elaborate on the imagery used for the pirate. Question mainly क्या है कि pirate के लिए क्या imagery यूज किया गया है. मेन क्वेश्चन समझो, पूरे क्वेश्चंस को रीड करने के बाद की एस्पेक्ट है, की पॉइंट क्या है. यहाँ पे टेल ऑफ कस्टर ड्रैगन पे पायरेट के लिए क्या इमेजरी यूज किया गया. आंसर क्या है? Ogden Nash uses vivid imagery to portray the pirate, appealing strongly to the senses. कैसे? Pirate is described with a pistol in each hand. ऐसे याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है ना ऐसे याद रखना. मैम ऐसे खड़ी हुई थी, एक हाथ में, दोनों हाथ में बंदूक मेरी लैला, दांत में एक तलवार, एक स्वॉर्ड. मैम ने ऐसे दांत में तलवार पकड़ा है, दोनों हाथ में बंदूक. ठीक है, एक पैर लकड़ी का है, ऐसे याद रखना. So pistol in each hand, firing bullets. A cutlass मतलब एक sword,
दांत में रखा हुआ, बिटवीन हिज टीथ, क्रिएटिंग अ मेनेसिंग विजुअल। ही हैज अ ब्लैक बियर्ड, मेरी लंचू वाली दाढ़ी याद है, तो इमेजिन करना मेरा लंचू वाला दाढ़ी भी है। ब्लैक बियर्ड एंड अ वुडन लेग, एक पैर लकड़ी का है। Enriching his wild and fearsome appearance. A pirate's actions such as drinking wine and staring at the dragon indicate his offensive intention and disgraceful nature, emphasizing his role as an enemy up to no good. पॉइंटर्स समझे, की पॉइंट समझे। पहला बात उसका फिजिकल अपीयरेंस, कि वो उसका एक काला दाढ़ी था, एक आंख ढका हुआ था, एक पैर लकड़ी का था, दोनों हाथ में बंदूक था, दांत में एक क्या नाम है तलवार या स्वॉर्ड था, पॉकेट में वाइन या दारू लेके लोगों को ऐसे ऐसे देखते हुए बंदूक मारते हुए आ रहा था। तो इन्हीं सारे चीजों को यूज करके इमेजरी दिया गया कि कैसे ऑल इन ऑल इन सब चीजों को हम जब विजुअली सोचते हैं तो हमें एक नेगेटिव या एक एनिमी टाइप ऑफ कैरेक्टर इमेजिन होता है। क्लियर है? यही इसका आंसर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। Can someone genuinely love a person based solely on their inner beauty? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान सिर्फ एक मतलब दूसरे इंसान को उनकी अंदरूनी खूबसूरती के लिए प्यार करे, मतलब वो एक्चुअल में अंदर से जो है उसके लिए प्यार करे, ना ही वो बाहर से कैसा दिखता है? ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? आपको अपना देखो, वैलेंटाइंस डे गया पता है, बट अभी बोर्ड्स है, तो अपना आंसर बाद में लिखना, चैप्टर का आंसर पहले लिखो। Justify with reference to the theme of each poem for Anne Gregory. Anne Gregory का जो ये पोम है उस पोम से रिलेट करके इस टैग को समझो। तो ऑब्वियस बात है, चैप्टर में आ रहा है नो, मेरे चैट में आ रहा है नो, एकदम करेक्ट, परफेक्टली राइट, सही बोल रहे हो। Yeats for a poem for Anne Gregory explores how physical appearance influences attraction, but also suggests valuing inner qualities like wit and intelligence. ये भी important है। While appearance initially affects perception, the poem suggests that true love can transcend physicality, emphasizing the significance of inner beauty and character in forming meaningful relationship. तो इस पोम में ऑब्वियसली सबसे पहला हम तो ये बोलेंगे कि ऐसा जनरली नहीं होता है। इन रिस्पेक्ट टू द पोम, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ऑल्सो इस पोम में बाहरी खूबसूरती से अट्रैक्शन जो होता है ना, हर किसी को कोई खूबसूरत इंसान दिख जाए तो वो घूम के बोलते हैं अरे वाह कितनी खूबसूरत है या कितना हैंडसम है। लेकिन इसके साथ साथ ये पोम एक और सीख भी देता है कि जो इंसान का अंदर हो, मतलब इंसान के अंदर होता है ना, उनका दिल कैसा होता है वो समझो। उसके थ्रू अगर आपने इंसान का दिल समझ लिया और उनके दिल से प्यार किया, वो कौन है उससे प्यार किया, तो आप एक बहुत अच्छा स्टेबल मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना सकते हो। ठीक है, बाद में मुझे थैंक यू बोल देना ये रिलेशनशिप गाइडेंस के लिए। अब एक आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो, What does Mr. Harriet mean by happy period for himself and his partner? ये भी हमने किया हुआ है प्रैक्टिस। क्या क्वेश्चन है? मिस्टर हैरियट के पास जब उन्होंने ट्रिकी को 2 हफ्तों के लिए हॉस्पिटल में रखा था, उस समय बहुत सप्लाईज आ रहे थे खाने के, है ना। मिसेस पंफ्री वाइन, ब्रांडी, अंडे ये सब भेज रही थी। तो दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज द हैप्पी पीरियड फॉर मिस्टर हैरियट एंड उनके कलीग्स। वही आंसर है इसका, देख लो। ट्रिकी फॉल सीरियसली इल, इंट्रोडक्शन एक डालना है ना, तो ट्रिकी बीमार हो जाती है, कॉजिंग मिसेस पंफ्री ग्रेट कंसर्न, एंड फिर मिस्टर हैरियट के क्लिनिक में उसे एडमिट किया जाता है। तो इसे इंट्रोडक्शन में जरूर डालना कि ट्रिकी हॉस्पिटल अल्टीमेटली पहुंचा कैसे था। तो वो एक लाइन में आ गया कि बीमार हो गया, मिसेस पंफ्री ने मिस्टर हैरियट को कॉल किया और हॉस्पिटलाइज हो गए। Next, Mr. Harriet and his friends enjoyed the lavish food that Mrs. Pumphrey sent for Tricky, including eggs and bottle of wine and brandy, reflecting her excessive pampering for the dog despite his health issues or nuisance. This episode emphasizes the consequence of surplus. ये क्या है? Consequence of surplus and highlights Mrs. Pumphrey's genuine but misguided admiration for Tricky. मतलब इतना ही है कि उनका हैप्पी पीरियड तब था जब उनको इतना सारा ब्रांडी, वाइन और अंडा मिल रहा था। लेकिन इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक छोटा सा देना कि कैसे उसने हॉस्पिटल में एडमिशन लिया, क्यों लिया, और लास्ट में
क्यों भेज रही थी मिसेस पंफरी उतना सारा खाना, वो भी बताना कि एक्सेस पैम्परिंग के क्वालिटी के वजह से। इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। द रेन चेंज हरी सिंह पर्सपेक्टिव prompting him to return to his owner। हरी सिंह का जो माइंडसेट था ना कि मैं चोरी करके निकल जाऊंगा, बारिश के समय या स्टेशन से निकलते वक्त या स्टेशन में खड़े खड़े वो पूरे पीरियड में उनका माइंड बदल गया। कैसे? अप्रिशिएट द ट्रस्ट प्लेस इन हिम। तो ये लाइन को एक्सप्लेन करो कि कैसे उसका माइंड चेंज हुआ और उससे मन किया कि मैं अनिल के पास, अपने ओनर के पास वापस चला जाऊं। उस चीज को एलैबोरेट या एक्सप्लेन करो। तो द रेन चेंज हरी सिंह पर्सपेक्टिव कंपेलिंग हिम टू रिटर्न टू हिज ओनर अनिल एंड डीपली अप्रिशिएट द ट्रस्ट कॉन्फर्ड अपॉन हिम। अब आता है एक ऐसा चीज जो आपने नहीं पढ़ी है या आपने छोड़ दी है, नेग्लेक्ट की है। समझो, द रेन इन द चैप्टर, जब वो स्टेशन से निकला बारिश हो रहा था ना, तो वो भी सिंबॉलिक है। द रेन इन द चैप्टर सिंबलाइजेस क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स। ऐसा नहीं होता हम गंगा में जाते हैं डुबकी लगाने शुद्धि के लिए, तो अपेरेंटली इस चैप्टर में जो बारिश हुआ था ना, वो बारिश इसके शुद्धि का काम कर रहा था कि मुझे क्रिमिनल वर्ल्ड छोड़ देना चाहिए और आगे बेटर लाइफ लीड करने के लिए अपने मालिक के पास वापस जाना चाहिए। तो रेन सिंबलाइजेस क्लेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्सेस, वॉशिंग अवे डाउट्स एंड स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड बिटवीन हरी सिंह एंड अनिल। This contrast with the thief's deceptive action, emphasizing Hari Singh's loyalty and purity of his relationship with Anil। मतलब क्या है? बेसिकली हम इसका जो ये एपिसोड है ना, जब बारिश में वो भीग के फाइनल रियलाइजेशन पे आता है कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे अनिल के पास ही वापस जाना है। उसने मुझ पे 100% फेथ दिखाया है और इसी वजह से मैं उसके पास जाऊंगा, पढ़ाई लिखाई सीखूंगा और अच्छा ह्यूमन बनूंगा। यहाँ पे बारिश का रोल इंपॉर्टेंट है, उस कीवर्ड को प्लीज मत भूलना। बारिश का रोल इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में ही है रेन चेंज हरी सिंह। ठीक है, बन गया, दिमाग में रहेगा, दिमाग में रहेगा। चलो चलो आगे बढ़ते, चलो। डिस्पाइट हिज अनयूजुअल अपीयरेंस, ऑजिबल्स प्रेजेंट ऑफ माइंड हेल्प्ड हिम गेट रिड ऑफ मैक्स। क्या बात है? ऑजिबल का जो अमेजिंग दिमाग था ना, उसी के बदौलत उसने अपने दुश्मन मैक्स को मार गिराया, मात दिया। कैसे? वही बात बताना है कि कैसे अपने अनयूजुअल एक्सपीरियंस के साथ ऑजिबल ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके मैक्स को हराया। आंसर क्या है? बहुत आसान है कि अनयूजुअल एक्सपीरियंस तो हाय जस्ट सिर्फ 1 मिनट लूंगा। मुझे पता है कि तुम लोग लाखों बच्चे, एक बार पोल में बता दो, क्या शोभित भैया और प्रशांत भैया को ज्वाइन करवा लेंगे अपने साथ में? तो मुझे पता है कि लाखों बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं और तुम लोग ताबड़तोड़ तरीके से अपनी तैयारी करके जा रहे हो। जस्ट 1 मिनट बिना टाइम वेस्ट करिए कि पूरी टीम, देख रहे हो तुम सारे लोग जाग रहे हैं, पूरी टीम तुम्हें बहुत सारे बेस्ट विशेस देना चाहती है। एक बार उन्हें ज्वाइन करवा लो। पूरी टीम उन्हें बेस्ट, मतलब आप लोगों को बेस्ट विशेस देना चाहती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, आई बिलीव यू पीपल आर गोइंग टू रॉक इट। बताओ बोल में जल्दी से मुझे, क्या इन्हें भी ज्वाइन करवा लें? 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड। सारे लोग जगे हुए हैं सिर्फ इस चीज में कि बच्चों की तैयारी कैसी हो रही है। बहुत बहुत बिल्कुल बहुत धमाकेदार ये चल रहा है। ओके, तो अराउंड 2 लाख वोट्स है। 2 लाख बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये देखो, ये बड़ा कहां से होता है यार, एक तो तुम मुझे टेक वाली चीज क्यों दे दो। हाँ ये ठीक है, तो हियर इज द टीम फॉर यू पीपल, विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ कहना चाहोगे क्या दोस्तों? हाँ ऑडियो नहीं आएगा ना फिर। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ ऑल द बेस्ट बोल रहे हो क्या? नेटवर्क आया? नेटवर्क इशू। हाँ एक बार चेक कर लो। अब आया क्या? तैयार हो? कॉन्फिडेंट हो? हमें पता है कि तुम लोग बेस्ट करके आने वाले हो। ऑलमोस्ट 2.5 लाख बच्चे वोट कर रहे हैं। 2,36,000 स्टूडेंट्स, ओरिजिनल स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन्होंने वोट दिया है।
तो आई बिलीव कि आप लोग तैयार हो, बेहतरीन तरह से आपकी तैयारी है। जाना है एग्जाम में, धूम मचा के आना है। जो हमेशा से कहते आए क्या कि तुम कर सकते हो, तुम करके आओगे, जीत के आना। विश यू ऑल द बेस्ट, फीलिंग कॉन्फिडेंट। आज मिल रहे हैं आप बच्चों को एग्जाम सेंटर पे, आप चलोगे? हाँ बिल्कुल श्योर। हाँ जी, तो ढेर सारी ऑल द बेस्ट। बोल क्यों नहीं पा रहे? ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से बोल दो। ऑल द बेस्ट बोल दो सर हमारी तरफ। हाँ हाँ, तो तुम बोल दो, सुनाई दे रहा हो तुम भी। जो भी तरह से कर रहा है। ऑल द बेस्ट। जाओ भाई, पढ़ो इंग्लिश। ठीक है, तो सुबह जाओ बढ़िया। सुबह जाओ बढ़िया। ठीक है, सब्जेक्ट में भी यही हम। पूरी टीम आपके लिए जग रही है, सिर्फ इस मोटिवेशन के साथ कि आज तुम फोड़ के आने वाले हो। 2,70,000 बच्चों ने वोट किया है। ठीक है, तो सारे बच्चे विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, गो फोर्थ एंड कंकर इट। मैम ओवर टू यू, फाइनल टचअप करवा दो एक बार बस। आ जाओ, ब्लश लगा लेते हैं। तो देखो भैया, चलो, तो कहाँ थे, वापस आओ। आई नो बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिला है अब आपको, जब तीनों सर साथ में आए हैं दिगराज सर ऐसे, और बाकी दोनों भी लाइव थे हमारे साथ। इसी जोश और इसी मोटिवेशन को कंटिन्यू करना है बच्चा। मैं कंटिन्यू कराऊंगी पढ़ाना, लेकिन मुझे भी इसी मौके पे एक बात बताना है कि अभी बोर्ड्स है, जैसे ही हमारा लाइफ कंप्लीट हो जाएगा, एक ही चीज करना है आपको, वो ये है कि लंबा डीप ब्रीथ लो, जो भी हम सीख रहे हैं उनको दिमाग में अभी प्रोसेस कर लो, और उसके बाद ज्यादा एग्जाम प्रेशर मत लेना। ठीक है, ज्यादा एग्जाम प्रेशर इसके बाद तो मत लेना। थोड़ा चिल डाउन होना, अपने बैग पैक करना, जो जो सामान लेने हैं याद से, एडमिट कार्ड, पेन वगैरह सब ले लेना। चलो, अब आते हैं वापस हमारे डिस्कशन पे। कहां थे? ये रहा। डिस्पाइट हिज अनयूजुअल अपीयरेंस, मतलब हमें पता है कि कैसे ऑजिबल बहुत मोटा सा था, अजीब सा अपीयरेंस था उसका, लेकिन उसका दिमाग बहुत शार्प था। वही आंसर है यहाँ पे कि कैसे अपना दिमाग यूज करके, प्रेजेंस वर्ड यूज करो, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके उसने मैक्स को हराया। अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव एज डिपिक्टेड बाय ऑजिबल इन द स्टोरी। ये आपका एक सुंदर इंट्रोडक्शन आ गया, सुंदर इंट्रोडक्शन ऐसा वाला। उसके बाद आंसर पे आओ कि डिस्पाइट नॉट फिटिंग द टिपिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, ही वाज फैट एंड स्लॉपी। Ozibel's fertile mind created stories and situation that unnerved Max. मतलब अपना अपीयरेंस से उसने नहीं हराया, मार के नहीं हराया, लेकिन अपने दिमाग को यूज करके ऐसा कहानी बोला कि उस चीज ने इट अननर्व्ड मैक्स। ठीक है, मतलब मैक्स को हिला डाला, वो नर्वस हो गया कि अब क्या होगा। शोकेसिंग हिज इंटेलिजेंस एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग आ गया, और दिस शोज फर्टाइल माइंड ऑफ ऑजिबल। नेक्स्ट, इवेंचुअली ऑजिबल्स क्विक थिंकिंग एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, देखो ये बार बार मैं बोलती रहती हूँ, सेव्ड मैक्स लाइफ, सेव्ड फाउलर्स लाइफ, मैक्स लाइफ नहीं, सेव्ड फाउलर्स लाइफ in a critical moment, proving that outward appearance can mask true capabilities and hand competence. यही है आपका आंसर। एक की पॉइंट यूज कर लेना, एक नहीं तीन बेसिकली। प्रेजेंस ऑफ माइंड, फर्टाइल माइंड, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, और इट अनर्व्ड मैक्स। ठीक है, ये की पॉइंट्स आपके इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट आते हैं होरेस डैनबी इज ए थीफ who was cheated by another thief. एक चोर दूसरे चोर से धोखा खा गया। इस लाइन को एक्सप्लेन करो, ये भी हमने किया हुआ है, जल्दी से आंसर देख लेंगे। Horace Danby and the lady had both planned to rob the same house. However, Danby fell victim to a clever delusion by the lady who masked herself as the wife of the homeowner. देखो, वर्ड्स का खेल है बच्चों, वर्ड्स का खेल है, वर्ड्स को समझ लो। क्या बोल रहा है? डैनबी, होरेस डैनबी और वो लेडी इन रेड, दोनों को ही एक ही घर को चोरी करना था, एक ही घर से रॉबरी या स्टीलिंग करना था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो लेडी इन रेड का हमने कैरेक्टर स्केच किया है कि कैसे वो एक एक्सीलेंट एक्ट्रेस थी, तो उसने अपने एक्टिंग स्किल्स को यूज करके होरेस को मतलब धोखा दे दिया। तो he fell as a victim to clever delusion या clever धोखा by the lady who masked herself। क्या उस लेडी ने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया कि वो उस घर की मालकिन है। नेक्स्ट,
Hence, while the lady successfully performed the robbery and circumvented capture, Danby was arrested by police. मतलब वो लेडी ने क्या किया, धोखा देके सारा ज्वेलरी ले लिया और डैनबी को पुलिस में पकड़वा दिया, क्योंकि चोरी हुई तो कोई ना कोई तो पकड़ा ही जाएगा ना, तो अपने आप को उसने बचा लिया और होरेस को पकड़वा दिया. His trust in the disguised woman ultimately led to his arrest, emphasizing benefits of misplaced trust and deception in the story. 3 चीजें जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नंबर 1, वो जो लड़का था हमारा होरेस डैनबी, वो ही बिकेम अ विक्टिम. कैसे? उसको वो लाल कपड़े वाली औरत ने धोखा दिया. एंड नेक्स्ट, उसने जो ट्रस्ट किया एक अननोन इंसान पे, उसका उस पे क्या इफेक्ट हुआ. तो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी अननोन इंसान पे. ये एक लास्ट की पॉइंट है. आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े. चलो, ज्यादा देर नहीं लगेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगा. चलो आगे बढ़ते. हाउ डिड द विजिट टू ड्यूरी लेन प्रूव टू बी ब्लेसिंग फॉर ग्रिफिन. ग्रिफिन के लिए ड्यूरी लेन जाना कैसे बहुत मतलब अच्छा हुआ. इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर ग्रिफिन. ड्यूरी लेन जाना. ड्यूरी लेन याद है? याद है? किस किस को याद है? यस और नो बोलो, फिर आंसर पढ़ेंगे. आंसर नहीं दिखाऊंगी मैं. ना ना ना, पहले बताओ ड्यूरी लेन याद है? ड्यूरी लेन याद है? हाँ कि ना? या मैं वो गाना बोलूं? हाँ के हाँ. याद है? जल्दी जल्दी ड्यूरेशन बताऊंगी जल्दी. यार किसी को याद नहीं है, मैं बता दे रही हूँ. ग्रिफिन्स विजिट टू ड्यूरी लेन प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग. व्हाई? बिकॉज इट प्रोवाइडेड हिम विद एसेंशियल मटेरियल्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड या फ्रॉम द चिलिंग वेदर. क्या क्या ड्यूरी लेन में क्या था, भूल गए तुम लोग? वो जो थिएट्रिकल कंपनी वाला ग्रुप का जगह था ना, जहां पे प्रॉप्स थे, कॉस्ट्यूम्स थे, वही का मतलब उसी जगह के बारे में बात किया जा रहा है. तो वहां जाना इसके लिए ब्लेसिंग का काम क्यों था? क्योंकि वहां जाके उसने कपड़े लिए, बैंडेजेस लिए, खुद को अच्छे से रैप अप कर लिया ताकि उसे इनविजिबल होने के बाद भी लोग एक नॉर्मल इंसान समझे. आंसर देखो. तो वहां जाना उसके लिए एसेंशियल या हेल्पिंग या ब्लेसिंग क्यों प्रूफ हुआ? बिकॉज उसको हर एक चीज मिला अपने आप को ठंड से बचाने के लिए. क्या क्या मिला? बैंडेजेस टू रैप अराउंड हिज फॉरहेड, डार्क ग्लासेस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखोगे? पूरे फेस पे पट्टी लगा हुआ था, वो याद रखना. चश्मा लगाया था क्योंकि नहीं तो आंख खुला लगता ना, मम्मी लगता देखने में, तो चश्मा आया. फॉल्स नोज आया, एक नाक लगाया था, उसके ऊपर से बैंडेज था. बिग बुशी साइड विस्कर्स, मतलब साइड में ऐसे साइड विस्कर्स नहीं होते मेल का, तो वो साइड बिग बिग बुशेस थे ऐसे. एंड अ लार्ज हैट अलाउइंग हिम टू डिस्गाइज एज इनविजिबिलिटी. मतलब कपड़े तो पहना ही था लेकिन फेस को पूरे अच्छे से ऐसे कवर किया, नाक लगा के, साइड के कान के बाल लगा के, फिर चश्मा लगा के, बैंडेज लगा के, कि लोग उसे एक प्रॉपर इंसान जैसा ही समझे, ऐसा किसके साथ हादसा हो गया है, जल गया है या कुछ. नेक्स्ट, बिसाइड्स ही रॉब्ड द शॉपकीपर ऑफ ऑल द मनी ही हैड. तो उसने सिर्फ ये सारे चीजें ही चुराए नहीं थे, बल्कि शॉपकीपर से पैसे भी ले लिए थे ताकि उसका आगे का जर्नी या आगे का सस्टेनेंस बन सके, खुद को वो कहीं भी लेके जाके जी सके. आंसर बन गया, आंसर बन गया, मिल गया आंसर. आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. चलो, कौन सा चैप्टर है ये? याद नहीं आ रहा? याद नहीं आ रहा? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, ग्रिफिन वाला चैप्टर है जहां पे उसने खुद को इनविजिबल कर दिया था. कौन सा चैप्टर है? लास्ट में ये पूछ रहे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्टिफाई हाउ ब्राइट्स मदर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिकमिंग अ साइंटिस्ट. इन हिज बिकमिंग अ साइंटिस्ट, मैं बोल रही हूँ उसकी मम्मी साइंटिस्ट बन गई. बेसिकली कैसे, मैंने ये पहले ही चैप्टर जब हम लोग कर रहे थे मैराथन बोला था कि इस चैप्टर में ब्राइट की मदर के लिए ज्यादा कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन आएगा, वही देखो आ रहा है. Justify how Bright's mother played an important part in his becoming a scientist. Obvious सी बात है, कुछ मदर के कैरेक्टर स्केचेस के क्वालिटी लिखना है. ये भी मैंने बोला था कि 3 से 4 मार्क के अंदर ही आएगा, उसी के अंदर है. पॉइंटर्स एक बार अच्छे से देख लो. His mother was the only companion. She took him on 4 trips to encourage his inquisitiveness.
bought him a microscope. सबसे पहला तो took him to trips. Next bought him microscope and other equipments. Gave him problems to solve. She also got him book that saved the earth. Book of the travel of Monarch 10 to seek guidance for her son. Her support and encouragement played a vital role in his development. तो basically आंसर के की पॉइंट्स में बता देती हूँ कि हर मदर वॉज अ सिंगल मदर एंड शी वॉज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सपोर्ट द चाइल्ड. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 ये है कि उसने अपने बेटे को डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट के लिए मल्टीपल ट्रिप्स में लेके जाती थी. नंबर 3, मल्टीपल इक्विपमेंट्स खरीद के दिया था, टेलीस्कोप, कैमरा, माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा. नंबर 4, उन्होंने अपने बेटे के इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल शी बॉट द बुक फॉर मोनार्क, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, एंड उससे ब्राइट का जो बटरफ्लाइज में इंटरेस्ट था वो और ज्यादा ग्रो किया था. तो ये 4 पॉइंट है 4 मार्क के लिए. आंसर फ्रेमिंग हमें पता है, दिख रहा है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. चलो चलो आगे बढ़ते हैं. मिस्टर लॉयजेल वॉज अ लविंग, केयरिंग एंड सैक्रिफाइसिंग हस्बैंड. इनको बोल नहीं करेंगे, आंसर को करेंगे. मिस्टर लॉयजेल थे वो लविंग, केयरिंग एंड सैक्रिफाइसिंग हस्बैंड थे. जस्टिफाई इन लाइट ऑफ द चैप्टर द नेकलेस. इस चैप्टर में हमें दिखा है कि मटिल्डा ने हमेशा कैसे ही इतना बर्बाद किया है अपने अच्छे पति को. तो अल्टीमेटली पति के ऊपर ही क्वेश्चन आ रहा है कि हम देख सकते हैं कि कितना लविंग, केयरिंग है, कैसे इतना हादसा होने के बाद भी वो उसका साथ नहीं छोड़ते हैं. आंसर देखो, ये बेसिकली कैरेक्टर स्केच ही है. मिस्टर लॉयसेल वॉज अ लविंग, केयरिंग एंड सैक्रिफाइसिंग हस्बैंड. क्वेश्चन को उठा के इंट्रोडक्शन के लिए डाल दिया. एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द चैप्टर, he selflessly gives up his savings to buy his wife a beautiful dress for the ball. याद है 400 फ्रैंक्स बचाए थे उसने एक बंदूक खरीदने के लिए कि वो जाएगा हंटिंग के लिए. तो वो बंदूक का पैसा पूरा एक सिंपल गाउन खरीदने के लिए उसने अपने बीवी को दे दिया. तो सेल्फलेस कैरेक्टरिस्टिक एक आ गया. दूसरा क्या है? डिस्पाइट हर इनिशियल डिससेटिस्फैक्शन. चलो, व्हेन शी लूजेस द बोरोड मनी, he frantically searches for it without pointing out the material's negligence. मतलब जब मटिल्डा ने नेकलेस खोया, गलती मटिल्डा की है कि उसने किसी और का लिया और ध्यान ना रख के खो दिया. बट पति ने प्रॉपरली क्रेजी तरीके से हर जगह ढूंढा. पहले पूरा रास्ता घूमा, पुलिस में इंक्वायरी करवाई, हर चीज की, टैक्सी स्टैंड्स में जाके हर टैक्सी चेक करवाया, लेकिन काम तो आया नहीं था. तो he was crazily searching for it. Point number 2. Point number 3. He goes great lengths to replace working tirelessly for 10 years to pay off his debt. His actions constantly show how deep his love is and commitment to his wife's happiness and well-being. मतलब जब फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि नेकलेस को रिप्लेस तो करना ही है, तब बिना चूचा किए अपना घर गिरवी रख दिया. पूरा संपत्ति जो इनहेरिटेंस अपने दादा परदादा से था वो भी पूरा दे दिया. 10 साल 3 जॉब साथ में किया, लेकिन फिर भी अपने बीवी को प्यार करना नहीं छोड़ा. दैट्स द डेडिकेशन एंड लव दैट ही हैड फॉर हिज वाइफ मटिल्डा. आंसर क्लियर है? यस नो यस नो यस नो. आंसर क्लियर है? आंसर क्लियर है? जल्दी 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 यस नो यस नो. चलो चलो, पीडीएफ ये सेशन खत्म होते ही 5 मिनट में आपको मिल जाएगा. आगे आते. इवेल्युएट द एथिकल डिसीजंस मेड बाय द पोस्टमास्टर इन लेटर टू गॉड. वर्ड क्या यूज किया क्वेश्चन में? इवेल्युएट द एथिकल डिसीजन. मतलब कैसे उसने बहुत सोच के एक अच्छा मॉरल्स एंड एथिक्स वाला डिसीजन लिया कि लेंचो को पैसे देके मदद करते हैं. तो इवेल्युएट हिज एथिकल डिसीजंस मेड बाय द पोस्टमास्टर. Was it ethically right for the postmaster to collect money from the colleagues to help Lencho without disclosing the truth for him? क्वेश्चन क्या है? क्या ये बात सही था कि उसने अपने कलीग्स और अपने पास से पैसे लेके लेंचो को वो पैसे दिया और उसने लेंचो को बताया भी नहीं? क्या उसने ये सही किया? क्या उसे बताना चाहिए था लेंचो को कि देखो ये पैसे हमने दिए हैं क्योंकि हमें सिंपैथी हो रहा था तुम्हारे कंडीशन पे? क्या उसे लेंचो को बताना चाहिए था? यस 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 यस, डेफिनेटली. वो होता, वो बताता तो आज लेंचो का ह्यूमैनिटी पे भी फेथ आता.
लेकिन उसने बताया नहीं. Anyways, should he have been more transparent with Lencho about the source of money? Justify your answer with reason. अब ये देखो आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप कॉम्पिटेंसी में भी आपको मिल सकता है. ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. इसका आंसर अप्रोच समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली बात, ओपिनियन बेस्ड है तो आपके पास चॉइस है, आप बोल सकते हो हाँ उसे बता देना चाहिए था लेंचो को, या ना जो उसने किया वो भी सही है. आप अपना स्टांस चूज कर सकते हो, लेकिन जो भी स्टांस लो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसे चैप्टर से रेलिवेंट एग्जाम्पल दो या रीजन दो टू सपोर्ट योर आंसर. ठीक है, इस आंसर को हम अभी देखते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड आंसर है कि द पोस्टमास्टर्स एथिकल डिसीजन इन अ लेटर टू गॉड आर इनकन्वीनियंट. क्यों? Collecting money from colleagues to help Lencho was a compassionate act, showcasing human kindness and desire to maintain Lencho's faith. लेकिन, however, post office employees can't say no to their senior. His decision seems persuasive at the same time. तो यहां पे क्या बता रहे हैं, सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या लिखना है कि उसने काइंडनेस दिखा के लेंचो के लिए पैसे तो जोड़े थे, लेकिन अपने कलीग्स या अपने जूनियर्स से भी पैसे उठाए थे. अब जूनियर्स तो अपने सीनियर को ना नहीं कह सकते ना कि ना भाई ना मैं पैसा ना दूं, क्योंकि पूछा है मांगा है तो कुछ तो देना पड़ेगा. तो ये काइंड ऑफ जबरदस्ती भी मान सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ द पोस्टमास्टर कि किसी को काइंडनेस दिखाने के लिए मैं किसी और के साथ जबरदस्ती भी कर रहा हूं, तो इन अ वे वो सही नहीं है. ठीक है, ये पॉइंटर्स भी डालना है. आगे, however, withholding the truth raises moral question. By not revealing that the post office staff have contributed from their salary, the postmaster unintentionally eternalizes Lencho's assumption of divine intervention, which led to Lencho's baseless mistrust of postal workers. कंक्लूजन इस इंट्रोडक्शन का ये निकाला है हमने कि लेंचो को आपने जो नहीं बताया, पोस्टमास्टर ने लेंचो को जो नहीं बताया कि ये पैसे हमने दिए हैं, उससे क्या हुआ? इट वॉज इक्वल्स टू लेंचो फीलिंग कि सच में भगवान है, मैंने जो लेटर लिखा था वो भगवान तक पहुंचा, तो एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट हुआ. ओके, प्लस इसके साथ एक बोनस ऑफर भी मिला. वो क्या था? लेंचो को लगने लगा कि लोग बुरे होते हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्रुक्स है, ह्यूमैनिटी पे फेथ हट गया, भगवान पे और ज्यादा अंधविश्वास हो गया. ठीक है, तो ये चीज सही नहीं है. अगर वो सच्चाई बोल देता तो उसका जो अंधविश्वास था ना वो टूटता और ह्यूमैनिटी रियलिटी पे फेथ आता. आगे, ट्रांसपेरेंसी कुड हैव एनेबल्ड अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग. तो ट्रांसपेरेंसी आपका की पॉइंट हो गया ऑफ ह्यूमन जेनरोसिटी, एनरिचिंग लेंचो's gratitude for community support. It might have prevented his disillusionment and anger upon receiving less than expected. But ethically, while the postmaster's intentions were good, the revelation about the source of domination would have deepened his faith in both God and humanity. तो यही मेरा मेन कहना था तब से कि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि अगर पोस्टमास्टर ने लेंचो को बता दिया होता कि पैसे हमने दिए हैं, भगवान का कोई एड्रेस तो नहीं होता, हमने आपको सपोर्ट किया है, तब क्या होता? जो एक्चुअली होना चाहिए था कि लेंचो का भगवान पे नॉर्मल भरोसा जैसा सबका होता है वो तो रहता ही, उसके साथ साथ ह्यूमैनिटी पे ट्रस्ट भी रहता. ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े. चलो 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 आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अ डिजायर is more personal whereas a vision has broader connotation. ये एक आपका स्टार्टिंग कोट है. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कोट है तो आंसर में भी ये कोट उठा के लिख देना, आंसर में भी ये कोट उठा के लिख देना इंट्रोडक्शन में ही, सोचना मत. आगे, you have been asked to present an analysis of Valli's desire and Mandela's strong vision and how they are respectively fulfilled. Write this presentation draft including your insights in about 120 words, comparing the approaches of both Valli and Mandela.
2 चैप्टर कंपैरिजन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, 6 मार्कर के क्वेश्चन में ये आ सकता है। क्वेश्चन समझो। You may begin like this. One acknowledges that both Valli and Mandela, however, आगे चल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बारी वो समझ लो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिजायर इज मोर पर्सनल, विजन जो है वो ब्रॉडर होता है। मतलब कोई चीज चाहना वो एक इंसान का पर्सनल होता है, लेकिन किसी देश के लिए या अपने देश के नागरिकों के लिए एक विजन होना, एक माइंडसेट, एक आइडियोलॉजी होना कि मैं अपने लोगों के लिए फ्रीडम लाऊंगा, वो एक ब्रॉडर चीज है। एक पर्सनल चीज है और एक ब्रॉडर चीज है। तो ये कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके बताओ कि कैसे दोनों ही कैरेक्टर्स, एक हो गए हमारे नेल्सन मंडेला, दूसरी हो गई हमारी वल्ली, कैसे दोनों ने अपनी अपनी चीजें, एक ने अपना डिजायर, दूसरे ने अपना ब्रॉडर मॉरल या ब्रॉडर विजन फुलफिल किया। और इसके लिए एक प्रेजेंटेशन का ड्राफ्ट देना है। ठीक है, कुछ नहीं, पैराग्राफ राइटिंग का ही फॉर्मेट है। नॉर्मल जैसे पैराग्राफ राइटिंग करते हो वही करना है और कुछ नहीं करना। आंसर क्या है? One acknowledges that both Valli and Mandela displayed remarkable qualities. However, their context and aspirations were considerably different. उनका जो wants था, डिमांड्स था, वो दोनों का कंप्लीटली अलग था। एक का पर्सनल, एक का ब्रॉडर विजन। वल्ली, a young girl with a strong desire to travel by the bus, spent her favorite pastime watching bus arrive and depart. Her careful planning and courage enabled her to embark on a solo journey, fulfilling her dream. मतलब वल्ली का सपना है, वल्ली का डिजायर क्या था? वो यही था कि मुझे उस बस जर्नी को करना है। ये जो बस रोज 1 घंटे में आता है जाता है, वो हमेशा उसको ऑब्जर्व करती थी, उसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन लेना शुरू किया और उसने अपना डिजायर फुलफिल भी किया कि हाँ, मैंने ये बस जर्नी मुझे जो इतने टाइम से करनी थी वो फाइनली कर ली। Valli's small yet notable adventure highlights how fascination and careful preparation can lead to achieving even the simplest of dreams. Her determination to travel alone echoes her inner strength and unwavering will. वली के पार्ट के लिए कुछ की पॉइंट्स आ गए। क्या? एक्सप्लेनेशन के साथ आ गया डिटर्मिनेशन, मतलब ना हिला सके, स्ट्रॉन्ग विल पावर और हर इनर स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि उसने अपना प्लानिंग एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसे पता था और किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, सो शी डिसाइडेड टू डू इट अलोन। एक छोटी बच्ची खुद कैसे अपना डिजायर फुलफिल करती है, वेयर एज कंपेयर करो मंडेला के साथ। सिमिलरली मंडेला's विजन to fight apathy and create a society free of discrimination, racism and segregation required tremendous courage throughout planning and unwavering resolution. जैसे कि वल्ली को बहुत कंटिन्यूअस प्लानिंग करने की जरूरत थी कि कैसे मैं पैसे बचाऊं, कैसे मैं टाइम मैनेजमेंट समझूं, वो बच्ची के लेवल में उसका प्लानिंग था। और मंडेला के लेवल में भी उसका भी बहुत रिगरस प्लानिंग था कि क्या करूं मैं, क्या करने से मेरे एएनसी पार्टी के साथ मैं यहां से एपैथी हटा सकता हूं, इनजस्टिस हटा सकता हूं और एक अच्छा गवर्नमेंट सेटअप कर सकता हूं। तो दोनों के पार्ट में सिमिलैरिटी क्या आ गया? दोनों को ही मेटिक्युलस प्लानिंग करने की बहुत जरूरत थी और दोनों ने वो की भी। आगे आते हैं। As the first black president of South Africa, Mandela took a solemn vow to transform his vision into reality. His relentless quest for justice and equality serves as a powerful example of how, again, dedication and strategic effort can lead to immense changes. Qualities क्या दिख रही है? दोनों बहुत अलग है, दोनों के विजन्स बहुत अलग है, लेकिन क्वालिटी सेम है। मेटिकुलस प्लानिंग, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। पॉइंट नंबर 3, अनवेवरिंग या एकदम स्ट्रॉन्ग विल पावर। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रैटेजिक एफर्ट या प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के प्लानिंग प्लॉटिंग करना, मैनेजमेंट करना। ठीक है,
लास्टली कंक्लूजन, बोथ वल्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन के लिए कि आपने कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट या सिमिलैरिटी जो दिखाना है दिखाया, उसके बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है, जस्ट लाइक आप एनालिटिकल पैराग्राफ में करते हो वैसा ही। 6 मार्कर के लिए कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंक्लूजन हमेशा 6 मार्कर के लिए जरूर से डाल के आना, मत भूलना। आज आगे क्या देखा हमने, वल्ली एंड मंडेला एपिटमाइज the universal truth that with determination, passion and careful planning, any vision, big or small, can be realized, inspiring others to pursue their dreams. तो बात एक ही है कंक्लूजन में कि कैसे ये 3 क्वालिटीज के साथ, डिटर्मिनेशन, पैशन एंड केयरफुल प्लानिंग के साथ आप कोई भी काम अचीव कर सकते हो। इजी था, इजी था, इजी था। चलो 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 आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, हाउ डिड the issue of Oxen Meadows turn the मतलब मैरिज प्रपोजल सार। मैरिज प्रपोजल के लिए गया था ना लुमोफ, तो कैसे ऑक्सन मीडोज का बात आते ही ये जो प्यारा सा, अच्छा सा, शुभ सा मैरिज प्रपोजल था, ये कड़वा खट्टा सा बन गया कि कोई उस बारे में डिस्कशन ही नहीं करना चाहता था उस टाइम पे। कैसे हुआ ये, उसका एक लॉन्ग डिस्कशन या इवैल्यूएशन करना है इस क्वेश्चन के लिए। चलो लेट्स स्टार्ट। द इश्यू ऑफ ऑक्सन मीडोज, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गोल गोल कर दूंगी, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सन मीडोज टर्न द मैरिज प्रपोजल सार एज बोथ Lumov and Natalia's families claimed ownership over the land. Lumov cited that Meadows belonged to him, which angered Natalia. She argued that her family possessed the land for nearly 300 years and both the family were convinced that they had rightful ownership. Lumov clarified that his documents proved the land was his, stating that his aunt's grandmother permitted Natalia's ancestors to use it in exchange for making bricks. अब बात देखो, हमें स्टोरी अच्छे से पता है, ये सारी चीजें हमने अच्छे से क्लैरिटी से डिस्कस किया था कि कैसे नटालिया और लुमोफ में जो झगड़ा हो रहा था ना, ऐसा था कि मेरा फैमिली तुम्हारे फैमिली को ये बोरो किया था, एज इन मेरे आंट के ग्रैंडमदर ने तुम्हारे एंसेस्टर को दिया था कि ये लो आप यूज कर लो, वहां पे आपको ब्रिक्स बनाना है, काम करना है, आप अभी के लिए बोरो कर लो, बाद में दे देना। लेकिन वो बाद में देना ही नहीं हुआ, इसीलिए आपके एंसेस्टर सोचने लगे कि ये भी आपका ही लैंड है। तो नटालिया चिल्लाने लगे कि नहीं, 300 साल से ये हमारे पास है। नेक्स्ट क्या है, Despite this, Natalia and her father Chubukov insisted the land was theirs, leading to a heated argument. Chubukov told Lumov not to shout at him, and Lumov threatened to take the matter to court. The argument was escalated with insults being exchanged. Natalia and her father teamed up against Lumov. The intense dispute over the land made the marriage proposal hostile, causing Lumov to leave angrily. की पॉइंट्स क्या क्या है, नंबर 1, कैसे दोनों पार्टीज फाइट कर रहे थे कि ये उनका प्लॉट है। की पॉइंट नंबर 2, कैसे वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे कि एक ने बोला मेरे फैमिली के साइड से ये आपको बोरो किया गया था और दूसरे ने बोला कि ये हमारे पास 300 साल से है। तीसरा पॉइंट, आर्ग्यूमेंट होते होते फादर का जो एंगल एंट्री आया उसके वजह से पर्सनल इंसल्ट्स आने लगे, एंड दस The marriage proposal became sour and Lumov वहां से निकल पड़ा। मैरिज प्रपोजल हुआ ही नहीं। क्लियर 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 क्लियर, हाँ ना हाँ ना हाँ ना। हुलू लुलू क्या होता है, हुलू लुलू करना है, करेंगे, पढ़ाई कर ले, उसके बाद हुलू हुलू करके थोड़ा सा एकदम माइंड रिफ्रेश करके फिर जाएंगे एग्जाम के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, you have been asked to present an evaluation of the approaches of the mothers baby seagull and Amanda. क्या हमने ये किया नहीं है? मदर्स का अप्रोच समझना, बेबी सीगल का वर्सेस अमांडा की मदर का क्या है। इन अंडरस्टैंडिंग देयर साइकोलॉजी एंड गाइडिंग देम हाउ टू नेविगेट लाइफ, राइट दिस प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट इंक्लूडिंग योर इनसाइट्स एंड कंपेयरिंग बोथ अप्रोचेस। तो आपको कंपेयर करना है दोनों के पेरेंटिंग अप्रोच को इन अ पैराग्राफ बेसिकली। चलो, ये हमें की पॉइंट्स अच्छे से पता है कि दोनों का पेरेंटिंग स्किल्स कैसे डिफरेंट है। अमांडा की मम्मा क्या करती है, उसको ऐसा लगता है कि बस चिल्लाओ, चिल्ला के बच्चे को सब कुछ सिखाओ, वेरएस
सीगल की मम्मा साम दाम दंड भेद में मानती है। वो ऐसा सोचती है कि हर एक सिचुएशन को डील करने का एक तरीका होता है। कभी बच्चे को प्यार से बात करो, कभी डांट के समझाओ, कभी ताने दे के समझाओ, कभी घी टेढ़ी उंगली से निकाल के काम करवाओ। इसी चीज को आंसर कैसे बनाना है, की पॉइंट्स क्या लिखना है, वापस से देख लेते हैं। One acknowledges that both the parents in his first flight and Amanda exemplified distinct yet impactful approaches to nurture their children and guiding them through the life journey. इंट्रोडक्शन में क्या डाला आपने? मैंने जो बोला था क्वेश्चन में जो कोट आएगा या क्वेश्चन में जो बता रहे हैं उसी को घुमा के इंट्रोडक्शन में डाल दो 6 मार्कर के लिए। तो वही किया हमने कि दोनों पेरेंटिंग स्किल्स हमें पता है कि कैसे कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। In his first flight, baby seagull's mother demonstrates a strict authoritative approach, motivating the baby to confront his fears gradually and learn through the experiences. ठीक है, यहाँ पे जो बेबी सीगल की मदर थी पहले प्यार से बोली, फिर स्ट्रिक्ट होके बोली, फिर टेम्प्ट करके बताई कि ये लो खाना 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 है तो कूदो कूदो आओ आओ आओ, वो अप्रोच यूज किया। लेकिन the bird learns the art of survival from their parents, and that is why the mother seagull's decision not to feed her baby was reasonable, and that brought him the courage to plunge for the flight, satisfying his hunger. So sometimes parents have to adopt strict approaches to make them learn a lesson of life. जो मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए कि सीगल के मदर ने ये समझा कि हमारे बच्चे हमें देख के सीखते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेरेंटिंग के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, इसको जरूर डालना उस पॉइंट पे कि बच्चे हमें देख के सीखते हैं, हम जो करेंगे बच्चे भी वही करते हैं। तो अगर बच्चा मुझे देख के या अपने भाई बहनों को देख के उड़ नहीं पा रहा है उनको समझाने के बाद भी, तब जाके उन्होंने एक दूसरा अप्रोच लिया गुस्सा करने का। एंड देन द बच्चा जंप्ड फॉर हैविंग फूड। ठीक है, डायरेक्टली चिल्लाया नहीं था। नेक्स्ट, इन कॉन्ट्रास्ट अमेंडा's mother from Amanda embodies a more authoritative approach for parenting। मतलब दांत क्यों मतलब नाखून क्यों जमा रही हो, सीधा बैठो, क्लीन करो रूम, होमवर्क करो, जूता पॉलिश करो। वो बस अथॉरिटी दिखा रही थी, कंट्रोल दिखा रही थी, कंस्ट्रेन दिखा रही थी। ठीक है, कोई फ्रीडम नहीं मिल रहा था उसे। शी रूल्स हर डॉटर and her life and curtails her liberty, which affects her so much adversely that she visualizes herself to be orphan। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे पोएम में कि अमेंडा के पेरेंटिंग स्किल में इतना बड़ा छेद है या इतना बड़ा लैक है कि वो खुद को ऑर्फन मान लेती है। वो बोलती है कि मुझे माँ बाप चाहिए ही नहीं। ठीक है, or a mermaid swimming blissfully without any disturbance. She wishes to escape from her nagging mother. Too much of everything is bad is the maxim या ultimate of this case of Amanda's mother. Mothers should deal with Amanda affectionately and gently notify her so that she can comprehend the motive behind the instruction. जैसे कि सीगल के मदर ने पहले प्यार से कोशिश किया था, वैसे ही पेरेंटिंग में इट इज इंपॉर्टेंट कि पहले प्यार से बात करो, अच्छे से समझाओ कि ये बच्चा आपको नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए, और समझा के बताओ कि उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो वो पेरेंटिंग अप्रोच यहाँ मिसिंग था। आगे आते हैं। फाइनली, जैसे मैंने बोला 6 मार्कर में हमेशा एक कंक्लूजन चाहिए, तो इसका कंक्लूजन क्या है? These contrasting approaches highlight the diversity of maternal roles in shaping children's development. Both mothers prioritize their children's well-being and growth, but effective and patient dealing steer children towards self-discovery and resilience. बेसिकली कंक्लूजन में भी यही लिखना कि कैसे एक पेरेंटिंग में मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड सेकेंडली प्रॉपर पेरेंटिंग से एक बच्चा बहुत अच्छा बच्चा बन सकता है। ये कंक्लूजन में आएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। पीडीएफ कब आएगा? बच्चा मैं हमेशा बार बार बोल रही हूँ 2-3 बारी कि जैसे ही हमारा लाइफ खत्म होता है 5 मिनट के अंदर पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। इसमें ड्यूरेशन 20 to 25 मतलब 6 मैक्सिमम पकड़ लो, 6 से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, आ गया ना। सपोज क्या आप कौन हो? सपोज यू आर मैक्सवेल,
द नरेटर ऑफ मिचबिल द ओटर हु विशेस टू कीप द ओटर एज अ पेट। आप मैक्सवेल हो और आपके पास एक पेट आपको चाहिए, तो आप ओटर लेने का सोच रहे हो। नाउ आफ्टर रीडिंग द पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, you decide to write a letter to Carolyn Wells to acquire more knowledge about otters, acknowledging her skillful portrayals of animal. Write a letter to Carolyn Wells in 120 words. कैसे एक 6 मार्क का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक चैप्टर और एक पोम को कंपेयर कर रहा है, दोनों ही एनिमल्स को लेकर रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे हम क्या देख रहे हैं, मैक्सवेल के पास ओटर था, कैरोलिन वेल्स ने हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल में क्या किया है, हमें बताया है कि कौन सा एनिमल कैसा बिहेवियर दिखाता है इन अ ह्यूमरस वे। तो मैक्सवेल को लगता है कि कैरोलिन वेल्स के पास एनिमल्स का अच्छा नॉलेज है, तो इसीलिए आप एज मैक्सवेल आपको एक लेटर लिखना है कैरोलिन को कि भाई तुम्हारे पास इतना अच्छा नॉलेज है एनिमल्स का, तो मुझे भी थोड़ा बता दो, मुझे एक ओटर खरीदना है, ओटर के बारे में क्या क्या होता है मुझे थोड़ा बता दो। तो लेटर में क्या लिखना है, सबसे पहला लेटर राइटिंग है तो आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, और ये फॉर्मेट किसका होगा, इनफॉर्मल लेटर का, क्योंकि आप ये जनरल डिस्कशन कर रहे हो, फॉर्मल लेटर नहीं लिख रहे हो, तो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यूज करके शुरू करते हैं। कोई भी एक एड्रेस डाल देना रैंडम, उसके बाद डेट डालना, फिर डियर मिस वेल्स या मिस वेल्स जैसे मर्जी। आई रिसेंटली बिकेम द केयर टेकर ऑफ अ चार्मिंग ओटर नेम्ड मिचबिल। आप रिसेंटली बिकेम अ केयर टेकर के जगह रिसेंटली बिकेम अ पेरेंट ऑफ एन ओटर भी लिख सकते हो, ठीक है, या प्राउड ओनर भी लिख सकते हो। आफ्टर रीडिंग योर डिलाइटफुल पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, आई वॉज डीपली impacted by your vivid and dexterous portrayal of various creatures। मतलब उन्होंने एक लाइन में ये भी बताया इंट्रोडक्शन में कि मेरे पास एक नया नया एनिमल पेट आया है ओटर, और आपका पोम पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि कैसे आपने हर एक एनिमल के बारे में खूबसूरती से दिखाया एंड दर्शाया है। नाउ आपके इनसाइट्स मेरे क्वेश्चंस के लिए बहुत काम आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मतलब योर इनसाइट हैव इंस्टिलेटेड माय क्यूरियोसिटी एंड एडमिरेशन फॉर द नेचुरल वर्ल्ड। ये इंट्रोडक्शन में डालो। क्या है इंट्रोडक्शन में आपने उनको बोला, इन शॉर्ट बोल रही हूं कि आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा है और अभी रिसेंटली मैंने एक ओटर अडॉप्ट किया है, तो काइंडली आप अपने इनसाइट्स के हिसाब से मुझे थोड़ा इनपुट दो। आगे, एज आई एंडेवर टू प्रोवाइड द बेस्ट केयर फॉर मिचबिल, जैसे कि मैं ट्राई कर रहा हूं कि मिचबिल को बहुत अच्छा देखभाल कर सकूं। I find myself keen to learn more about otters। मुझे otters के बारे में और थोड़ा ज्यादा जानकारी चाहिए। Thus, your expertise in depicting animals with such precision and affection leads me to seek your guidance। आपके नॉलेज की वजह से मैं चाहता हूं काइंडली आप थोड़ा सा मुझे otters के बारे में इंफॉर्मेशन दो। Could you kindly share any knowledge or resources on the, क्या क्या जानना है आपको वो लिखो। की पॉइंट्स अब आए, ठीक है, अभी तक तो आंसर फॉर्मिंग आ रहा था, की पॉइंट्स अभी आया कि आप उनको जो लेटर लिख रहे हो आपको क्या क्या जानना है। एक और चीज, इनफॉर्मल लेटर में आप इंक्वायरी लेटर का चीज कर रहे हो। इंक्वायरी लेटर में क्या करते हो, आपके पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है किसी एक चीज के बारे में जानने के लिए, वैसे ही यहां पे भी आप अपने एनिमल के बारे में और जानना चाहते हो, तो क्या क्या जानना है उसका भी एक लिस्ट, बुलेट्स में नहीं पैराग्राफ में ही लिखो कि मोर ऑन हैबिट्स ऑफ ओटर्स, बिहेवियर ऑफ देम एंड क्या क्या चाहिए होते हैं ओटर्स को अच्छे से खुशी खुशी जीने के लिए, ये लिख दिया। एनी एडवाइस ऑल्सो ऑन हाउ टू एंश्योर मिचबिल्स वेलबींग इन अ डोमेस्टिक सेटिंग वुड बी इमेंसली वैल्यूएबल। हो गया। एंड I hope your suggestions will support me in steering a comfortable journey with मिचबिल। लास्ट में एक कंक्लूजन ये दे दिया कि आई होप आप मुझे पहले तो रिप्लाई करो और आपके रिप्लाई से मिचबिल का मेरे साथ जीना और भी खुशहाल और अच्छा हो जाए। खत्म। तो क्या क्या लिखा हमने इस लेटर में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद बॉडी में एक चीज जो ऐड करना ही करना है कि आप कैरोलिन वेल्स को क्यों लिख रहे हो, आपको ओटर्स के बारे में क्या क्या जानना है, तो वो पॉइंट्स लिख लिए। एंड तीसरा, उसको थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब प्लीज आपका नॉलेज बहुत अच्छा है एनिमल्स को लेके, तो प्लीज मुझे भी थोड़ा एक्नॉलेज करो, मुझे भी थोड़ी चीजें शेयर करो। ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज इज नॉट अ बर्डन बट प्लेजर फॉर राजवीर। हमारे जो टी फॉर एग्जाम के कैरेक्टर है राजवीर, उसके लिए नॉलेज या ज्यादा से ज्यादा चीजें जानना, क्यूरियस, ही वॉज वेरी क्यूरियस, चाय का क्या होता है, लेजेंड्स क्या है उसके बारे में, तो उनके लिए नॉलेज वॉज अ प्लेजर, उनको मजा आता था चीजें जानने में। कमेंट कंपोज अ कैरेक्टर स्केच ऑफ राजवीर इन लाइट टू दिस स्टेटमेंट। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा है, राजवीर का कैरेक्टर स्केच, ठीक है देख लेते हैं। Rajveer from Arup Kumar Datta's Tea from Assam exemplifies a character who finds joy in knowledge. सेम चीज है, ऊपर एक कोट है, कोट को इंट्रोडक्शन में डाल दिया, हर बार यही बता रही हूं मैं, प्लीज करना, ठीक है, रिपीट कर रही हूं बार बार। His willingness to visit a tea plantation despite never having been to one before brings out his natural curiosity and love for learning. Rajveer took the chance to accompany his friend Pranjal to Upper Assam during summer holidays, where Pranjal's father was a manager. Even before reaching Dhakia Bari, Rajveer has already educated himself about sprouting period of tea leaves and go to optimal time for reaping the best tea. His excitement and inquisitiveness demonstrate that he is an industrious student who engages in self-study to apprehend new subjects deeply. तो क्या क्या की पॉइंट्स निकल रहे हैं राजवीर के बारे में? सबसे पहला, उसे नॉलेज ज्ञान लेना बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता था। दूसरा, उसके पास ऑलरेडी, जब वो उस वेकेशन के लिए जा रहा था तो ऑलरेडी उसने सेल्फ स्टडी किया था, अपने आप सेल्फ स्टडी किया था। एंड ही वॉज इंडस्ट्रियस चाइल्ड, मतलब उसको चीजें समझने की शौक थी, ठीक है। आगे, Rajveer's keen interest in acquiring information coupled with his ability to observe and listen carefully showcases that his zeal that knowledge is a pleasure derived from practical experiences. तो हम फाइनली क्या समझ सकते हैं कि राजवीर जो था उसको सबसे पहला नॉलेज गैदर करना बहुत पसंद था। पॉइंट नंबर 2, ही वॉज अ पर्सन टू सेल्फ स्टडी, की पॉइंट्स यूज करना। नंबर 3, ही वॉज इंडस्ट्रियस स्टूडेंट, मतलब उसको चीजें समझना पसंद था, तो ही वॉज ऑब्जर्वेंट, ये सारे वर्ड्स यूज करना, ठीक है। ही वॉज ऑब्जर्वेंट एंड ही वुड लिसन टू थिंग्स केयरफुली। ये 5 पॉइंट प्लस आंसर को कंस्ट्रक्शन देना, ठीक है ठीक है। आज मेरा बर्थडे नहीं है डियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। सपोज आप बलिंडा हो, सपोज यू आर बलिंडा एंड आर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द करेज शोन बाय कस्टर्ड। तो आप बलिंडा हो, आपको आपके सिचुएशन में कस्टर्ड ने कैसे हेल्प किया, कैसे मदद किया आपका जान बचा के, उससे आप बहुत इम्प्रेस्ड हो। इम्प्रेस्ड होके क्या कर रहे हो? यू फेल्ट डिसअपॉइंटेड हाउ द अदर पेट्स रैन अवे. They displayed cowardice while facing the pirate through custards, desperately being mocked for his cowardice. Write a diary entry. फाइनली क्वेश्चन पे आ गए कि हमें डायरी एंट्री लिखना है किस बारे में, कि कैसे हर एक जानवर को, कस्टर्ड को छोड़ के हर एक जानवर को वो बहुत ब्रेव समझती थी, वो लोग खुद को बहुत ब्रेव बोलते थे, लेकिन एट द नीड ऑफ आवर सिर्फ कस्टर्ड ही था जिसने आके इसको बचाया, बाकी सारे एनिमल्स भाग गए थे। इस चीज को थोड़ा इमोशनली लेके एक डायरी एंट्री करना है। क्यों इमोशनली? क्योंकि डायरी एंट्री हमेशा इनफॉर्मल होता है, पर्सनल होता है, तो इमोशनली इसको डील करना है, ठीक है। आंसर देखो, फॉर्मेट फॉलो करेंगे डायरी का, सबसे पहला तो चीज। उसके बाद क्या है, डायरी में डेट आ गया, टाइम आ गया, डियर डायरी। नाउ टुडे वाज द डे ऑफ एक्नॉलेजमेंट्स। आज मैंने बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? I am still spinning from the events that unfurled when the pirate attacked me. मतलब वो एक बहुत अनरियलिस्टिक चीज है ना, तो ऐसा बोलना कि मेरे दिमाग से अभी भी वो शॉक नहीं जा रहा है कि पायरेट मेरे घर में आके मुझे अटैक करना चाहता था। I always thought of Custard as a coward amongst us, especially with Ink, Blink and Mustard constantly claiming to be very brave. ये एक की पॉइंट हो गया कि हम ऐसा सोचते थे, या मैं ऐसा सोचती थी एज बलिंडा, कि कस्टर्ड बहुत डरपोक है। क्यों? क्योंकि इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड हमेशा चिल्लाते रहते थे कि हम बहुत ब्रेव है, हम बहुत ब्रेव है। कस्टर्ड हमेशा चुप रहता था, केस ढूंढता था, और ये लोग इसका मजाक उड़ाते थे।
ये पॉइंट लिखना। नेक्स्ट क्या है, बट व्हेन डेंजर स्ट्रक it was Custard who represented immense courage and saved us all. His bravery was astounding and he fought the pirate with ferocity that I never imagined he possessed. तो ऐसा ये नेक्स्ट पॉइंट, की पॉइंट ये है कि जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि कस्टर्ड के पास इतना करेज है, वो मैंने देखा अटैक के समय। जब पायरेट आया, इसी ने मुझे बचाया, और सिर्फ बचाया नहीं, एकदम फेरोशियस होके पायरेट को ऐसे खा गया, एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। आगे क्या है, ऑन द अदर हैंड मैं बहुत सैड हूं, क्यों? क्योंकि बाकी एनिमल्स मुझे डेंजर में छोड़ के भाग गए थे। I am disappointed by Inkblink and Mustard, who always bragged about their bravery, and yet they ran away in fear when I was in need of them the most. It was a harsh reminder that true courage is not about boasting, but about stepping up in the face of real danger. ये जो लाइन है, ये इसका सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है। क्या कि इस एपिसोड से बेलिंडा को एक रियलाइजेशन हुआ कि ट्रू करेज या ट्रू ब्रेवरी वो नहीं है जो हम चिल्ला चिल्ला के दिखाए। ट्रू करेज या ब्रेवरी वो होता है जो नीड ऑफ द टाइम या नीड ऑफ द आवर में दिखाया जाए। ये रियलाइजेशन उसको हुआ। आगे लास्ट, कस्टर्ड ऑन द अदर हैंड charged at the pirate, ate up the whole of his body, and today's incident taught me that true bravery often lies in beneath the surface, waiting for the right moment to shine. उसने रियलाइज किया, डायरी में लिख दिया कि एक्चुअल ब्रेवरी मतलब टाइम पे शाइन होता है, हर समय नहीं दिखाता मैं ब्रेव हूं, मैं ब्रेव हूं। ठीक है, क्लियर है? अभी क्लियर? फास्ट? हाँ भाई हाँ। डायरी एंट्री का फॉर्मेट, हाँ डायरी एंट्री का फॉर्मेट इतना ही है कि आपको डेट एंड टाइम लिखना है, डियर डायरी लिखना है, और अपना इमोशनल कॉन्सेंट शुरू कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ हरी सिंह फ्रॉम द थीफ स्टोरी एंड द लेडी इन रेड फ्रॉम क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो लेडी इन रेड एंड हरी सिंह को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है कैरेक्टर स्केचेस पे, हाईलाइटिंग देयर रोल्स एंड डेवलपमेंट विद इन द कॉन्टेक्चुअल एस्पेक्ट। मतलब हरी सिंह और लेडी इन रेड, हमने इसको लेके 2-3 बार क्वेश्चंस कर लिया है। ये एक 6 मार्कर वर्दी क्वेश्चन का एग्जांपल है। क्या करना है हमें, दोनों के कैरेक्टर्स का कॉन्ट्रास्ट दिखाना कि कैसे ओवर द टाइम दोनों का कैरेक्टर्स एक वे से शुरू हुआ और एक वे में खत्म हुआ। ठीक है, चलो। बोथ हरी सिंह, एक चैप्टर का फ्रॉम थीफ स्टोरी, and the lady in red from a question of trust are characters entrapped in the world of crime. दोनों ही हमें पता है कि क्रिमिनल्स है। हरी सिंह तो चोर है ही, 15 साल का बच्चा, और लेडी इन रेड हु इज अ ब्यूटिफुल एक्टर बट स्टिल शी इज ऑल्सो अ थीफ। तो दोनों ही क्रिमिनल्स है, दोनों ही चोर है। ठीक है, ये एक दोनों का सिमिलैरिटी है। Yet they exhibit striking different traits and motivations. दोनों का सिमिलैरिटी यही है, एक नंबर, कि वो दोनों चोर है, लेकिन डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। क्या क्या डिफरेंसेस है? नंबर 1, हरी सिंह, a young experienced thief, is endowed with deception and stealing. However, he undergoes a significant change upon meeting Anil. मतलब हरी सिंह जो है 15 साल का बच्चा है, बहुत खतरनाक चोर है, जो अपना आइडेंटिटी छुपाते हुए चोरी करते आ रहा है अलग 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 जगह, लेकिन उसका दिल अच्छा है, जिस वजह से जब वो अनिल जैसे एक इंसान से मिला तो ही ट्रांसफॉर्म्ड हिज हार्ट, ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। क्या बता रहा है? Hari's interaction with Anil, who trusts him and offers him a chance at education and better life, sparks an inner conflict and ultimately leads to Hari's redemption, showcasing his potential for change and a desire for better future. इजी है, क्लियर है कि हरी सिंह ऑल्दो क्रिमिनल है लेकिन उसका दिल अच्छा है। ये पॉइंट है, उसका दिल अच्छा है, इसीलिए अच्छाई देख के बदला। बट इन कॉन्ट्रास्ट जो लेडी इन रेड थी इज अ कॉस्मोपॉलिटन ऑफ कनिंग थीफ, मतलब वो एक बहुत चतुर चोरनी थी। ठीक है, हु आउटविट्स होरेस, मतलब एक चोर होना जो उसका दिल अच्छा हो, अच्छी बात है कि उसको बदल सकते हैं, लेकिन ऐसी चोर, ऐसी शातिर चोर जो दूसरे चोर को भी धोखा दे,
बात समझो मेरा बच्चा, बात समझो। चोर जो होता है ना, चोर चोर मोसारे भाई, चोर कभी दूसरे चोर को धोखा नहीं देता। लेकिन ये जो लेडी इन रेड है, शी डिसीव्ड अनदर थीफ। मतलब कितनी बड़े लेवल की चोरनी या कितने बड़े लेवल की क्रिमिनल है कि अपनों में भी धोखा दे दिया उसने। तो उसका दिल साफ या अच्छा नहीं है, उसको बदला भी नहीं जा सकता। ठीक है। Who outwits Horace, a professional burglar. Unlike Hari, she remains unashamed and deceitful throughout the story. स्टोरी में धीरे धीरे हमने देखा कि हरी सिंह का लाइफ बदला, उसका हार्ट चेंज हुआ, बट लेडी इन रेड सेम रही थ्रू आउट। उसका कोई चेंज ऑफ हार्ट नहीं हुआ और उसको कुछ गिल्ट भी नहीं हुआ कि मेरे वजह से हरी सिंह को पकड़ लिया, सॉरी हरी सिंह बोल रही हूं, मेरे वजह से होरेस को चोर पुलिस ने पकड़ लिया। कोई शेम नहीं था उस पर। ठीक है, आगे। Her manipulation of Horace under the mask of requiring help highlights her cold, calculating nature and her commitment to a life full of crime. While both characters are thieves, ये important है conclusion. Hari Singh's journey is marked by growth and possibility of redemption, influenced by trust and kindness. However, Lady in Red embodies archetype of a remorseless criminal whose action underline her manipulative and crooked tendency. मतलब conclusion में पूरा आंसर है कि जो हरी सिंह है उसका कैरेक्टर ग्रो किया है। मतलब बुरे क्रिमिनल से धीरे धीरे ही हैज अ चेंज ऑफ हार्ट, वो रिडेम्पशन में बिलीव करता है, मतलब मैं अच्छा इंसान बनूं, उसमें वो खुद से चेंज आया। लेकिन लेडी इन रेड जो थी वो मतलब बेशरम या शेमलेस चोरनी थी, जिसको उसका मैनिपुलेटिव टेक्निक्स और उसके अजीब वेस के वजह से वो खुद को बदल ही नहीं पाती है, वो चोर ही रहती है, क्रिमिनल ही रहती है। ठीक है, इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आगे देखते हैं। Griffin's brilliance as a man of science fades before his darker traits. Give reason from the text to support. ये भी हमने किया है। क्या क्वेश्चन है कि ग्रिफिन का जो मेंटल ब्रिलियंस है ना, ही इज एन अमेजिंग साइंटिस्ट, वो धीरे धीरे फेड ऑफ हो जाता है। मैंने जो एक कोट कहा था ना कि ही वॉज अ प्रोटैगनिस्ट हु ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एंटैगनिस्ट फॉर द ह्यूमन सोसाइटी, उस कोट को जरूर, वो यहां नहीं है, बस उस कोट को बट जरूर लगाना। ठीक है, आंसर देखते हैं। Griffin, the protagonist of the chapter, is a brilliant scientist who intervenes a method to become invisible. However, his darker side soon eclipses his scientific achievements. मतलब eclipse क्या होता है? ग्रहण। एक्लिप्स मतलब ग्रहण होता है। तो सेंटेंस में वही बताया है कि उसका जो क्रिमिनल साइड था, उस क्रिमिनल साइड ने उसके अच्छाई को या साइंटिफिक ब्रिलियंस को ग्रहण लगा दिया था, ढक दिया था, ओवर पावर कर दिया था। ही बिकेम लॉलेस। Instead of using his discovery for betterment of humanity, Griffin employs his invisibility for evil purposes. He begins by looting and killing anyone who gets in his way. तो क्या हुआ था? बेसिकली ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच ही मांगा है इस क्वेश्चन पे। तो कैसे ग्रिफिन जब इतना मतलब एक इतना अच्छा पावर मिल गया था उसे ना कि इनविजिबल बन गया है, उस पावर का मिसयूज करने लगा, लॉलेस बन गया, लोगों का घर जला रहा है, पैसे लूट रहा है, चोरी कर रहा है, ये करता हुआ पाएगा। आगे, his hostility is evident when he sets his landlord's house on fire and steals food and clothes from London store. आगे, Griffin's crimes escalate as he steals goods from the theatrical company, money from the clergyman, shopkeeper से भी पैसा चुराता है आईपिंग में आने से पहले, and क्या क्यों करता है? To pay his bills basically. His actions show a complete apathy for morality and ethics, using his intellect solely for personal gain and destruction. तो हमारे जो ग्रिफिन भाई साहब है कंप्लीटली लॉलेस मैन होने के साथ साथ डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के बन गए थे, सोसाइटी में बस डिस्ट्रक्शन ही ला रहे थे। ठीक है, आंसर देख लेना एक बार। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। चलो, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ हरी सिंह फ्रॉम द थीफ स्टोरी एंड लेडी इन रेड। ये हो चुका है। नेक्स्ट, हाँ, इमेजिन यू आर रिचर्ड ब्राइट. Your alma mater
has invited you to address the new batch of students in the orientation program. Draft a short speech that you would like to deliver on this occasion. ये भी हमने प्रैक्टिस किया है. आप ब्राइट हो एंड आपको इनवाइट किया गया है एक स्कूल कॉलेज में. किस लिए? एक ओरिएंटेशन सेशन है. मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए आपको बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है. आपको स्पीच देना है तो स्पीच का ड्राफ्ट बनाओ जो आपको यहां देना है. क्या करना है? सिंपली डियर स्टूडेंट्स करके, क्योंकि वहां पे बच्चे हैं, आप सीनियर हो जिसको इनवाइट किया गया है सबको बोलने के लिए, तो इस स्पीच में आपको पूरे दुनिया को एड्रेस करने का जरूरत नहीं है. जनरली स्पीच में या डिबेट में हम लोगों को बोलते हैं ना कि कौन कौन है, उनको एड्रेस करो. इस स्पीच में बिकॉज आप बच्चों को स्पीच दे रहे हो तो सिर्फ डियर स्टूडेंट से ही स्टार्ट कर दो. आगे क्या है? इट इज एन ऑनर टू रिटर्न टू माई अल्मा मैटर एंड स्पीक विथ यू टुडे. As I stand before you, I am reminded of my journey that began in these very auditoria. तो आप ब्राइट हो, आप अपने ही स्कूल कॉलेज में वापस आए हो, है ना? तो आप पहले बच्चों को थोड़ा ऐसा मोटिवेशन दो कि आज मैं जो यहाँ खड़ा हूं, मुझे मेरे टाइम्स याद आ रहा है. जैसे हमारे सीनियर्स नहीं बात करते. देखो कैसे मैं बोलती हूँ, 6 मार्क का क्वेश्चन में रियलिटी लाया करो. अगर रियलिटी का टच दिया तो आंसर और बेहतर हो जाता है. तो पहले लाइन में ये बता देना कि मुझे अपने दिन याद आ रहे, कैसे इसी ऑडिटोरियम में मैं भी एक बार पहले फर्स्ट ईयर का बच्चा या पहला साल अटेंड कर रहा था. आगे, माई डिवोशन टू साइंस इग्नाइटेड क्यूरियोसिटी एंड डिटर्मिनेशन which in turn shaped my path. Remember, every great achievement starts with a single question. मतलब क्यूरियोसिटी. ठीक है? तो उसका बेसिकली देखो यहाँ पे जो ब्राइट का क्वेश्चन है ना, किस बारे में वो स्पीच दे रहा है कि उसका सक्सेस उसको कैसे मिला था. तो क्वेश्चन भी यही है कि ब्राइट को उसका सक्सेस कैसे मिला था और किस किस क्वालिटीज के वजह से मिला था, उसी बारे में स्पीच है. तो आपको उसका सक्सेस और उसके क्वालिटीज बताने. आगे, for me it was the fascination with butterflies that led to groundbreaking discovery. Embrace your interests no matter how small they may seem and let them guide your pursuit. Perseverance is the key. मैंने क्वेश्चन सर्कल किया है क्या? हाँ, फैसिनेशन विद बटरफ्लाइज. एक सेकेंड, यहाँ पे इसको मैं अच्छे से कर देती हूँ ताकि पीडीएफ में आपको प्रॉब्लम ना हो. माई फैसिनेशन विद बटरफ्लाइज, परसिवियरेंस इज द की. There will be challenges and setbacks, but each is an opportunity to learn and grow. Collaborate with your peers. Seek out mentors and never stop asking questions. Science flourishes on curiosity and endurance. Lastly, contribute to your community. Share your knowledge and inspire others. मतलब जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग करो, जैसे कि ब्राइट करते थे, डिबेट्स करो, है ना, MUN में पार्टिसिपेट करो. एजुकेशन इज अ पावरफुल टूल फॉर चेंज एंड यू हैव द पोटेंशियल टू मेक अ सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस. बिलीव इन योरसेल्फ, स्टे क्यूरियस, pursue your passion with unwavering dedication. Future of science and discovery lies in your hand. Thank you. तो जैसे मैंने बोला, ये क्वेश्चन इज ऑल अबाउट ब्राइट को कैसे सक्सेस मिला था और क्या क्या क्वालिटीज थे उनमें जिसके वजह से उनको सक्सेस मिला. वही चीजें लिखना है कि सबसे पहला क्यूरियस माइंड, डेडिकेशन, परसिवरेंस, हार्ड वर्क, इनके साथ साथ ब्राइट का इंटरेस्ट इन बटरफ्लाइज एंड वो जितना भी छोटा चीज हो उसको लेके काम करते रहो. दोस्तों के साथ कोलैबोरेट करो, जिसके वजह से उन्होंने वो थ्योरी निकाला था ना कि सेल्स रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स DNA. तो बेसिकली ये ब्राइट के ही बारे में है. वो अपना ही क्वालिटीज, अपना ही जर्नी बता रहे. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाँ, जल्दी जल्दी आते हैं पक्का. बेस्ड ऑन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, explain how jumping to conclusion had unintended consequences for Martians and added elements of humor and satire to the play. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपके पास अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है और आप किसी चीज पे डायरेक्टली उसका कंक्लूजन निकाल रहे हो, बस ऊपर ऊपर से देखा, अरे इसका मतलब ये है, बस चलो निकलो यहाँ से, या चलो ये एक्शन करते, तो ऊपर ऊपर से देख के कंक्लूजन में आने से कैसे मार्जिन्स के लिए वो अजीब या खराब कॉन्सिक्वेंस निकला एंड स्टोरी में ओवरऑल एक फनी और सटायरिकल टोन ऐड किया है. आंसर समझ ले, आंसर समझ लेते चलो जल्दी जल्दी.
In the book that saved the earth, Martian's impulsive conclusion led to humorous and satirical situation, highlighting the folly of misinterpreting cultural differences. ये एक important चीज है, misinterpreting cultural differences. Martians, led by the great think tank, plan to invade Earth. However, they mistake a simple book of nursery rhyme Mother Goose for an advanced manual of Earth's defense. This misconception showcases their lack of understanding and adds humor as they frantically try to decode absurd verses, believing them to be strategic instructions. मतलब अगर आपको किसी चीज का प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन लो, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आया और उससे आप कंक्लूजन निकाल रहे हो तो वो आपके लिए खराब होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर चैप्टर से दूं मैं, बुक दैट सेव द अर्थ में थिंक टैंक को पता ही नहीं था कि जो नर्सरी पोम बुक है वो बस बच्चों को एंटरटेन करने के लिए. उन्हें लगा अर्थलिंग्स ने मार्जियंस पे अटैक करने के लिए सोच के रखा है, अर्थलिंग्स का डिफेंस सिस्टम बहुत एडवांस हो गया है. इससे डर के कंक्लूजन क्या हुआ, वो मार्स भी नहीं गया, वो सोचा मैं अल्फा सेंचुरी चला जाता हूं, नहीं तो मुझे मारने आ जाएंगे. तो एकदम एडवर्स इफेक्ट ही हुआ थिंक टैंक पे. ठीक है, think tank's exaggerated reaction and Martian's redemption mock the dangers of overconfidence. Mocks the dangers of overconfidence and ignorance. Their comical fear of Earth's supposed advanced intelligence reflects how misconception can lead to unnecessary conflict. Play uses this misunderstanding to criticize the failure to appreciate cultural context, ultimately conveying that open-mindedness and communication are essential for peace and harmony. बच्चा, की पॉइंट समझ लो. की पॉइंट इतना ही है इस चैप्टर का कि कैसे मिस इंटरप्रिटेशन के साथ कल्चरल डिफरेंस को उन्होंने नहीं समझा कि हम एक अलग जगह रहते हैं, अर्थ एक अलग जगह है, तो वहां कल्चरल डिफरेंस है. इस चीज को उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया. दूसरा, उनको इंफॉर्मेशन पूरा नहीं था ना, तो इसीलिए नर्सरी बुक को देख के उन्हें लगा या उसको पढ़ के उनको लगा कि अर्थ का डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा हो गया कि हम पे अटैक करने का सोच रहे हैं, और अगर हमने अटैक किया तो उनके अटैक मतलब उनके डिफेंस सिस्टम से हमें आसानी से मात दे देंगे. तो डिसाइडेड टू रन अवे टू अल्फा सेंचुरी. ये दूसरा हो गया. तीसरा, उनका जो वो मतलब स्पेशली थिंक टैंक का जो एक एक्सप्रेशन था ना कि वो बौखलाया गया था कि ओ माय गॉड, हमें तो पता ही नहीं था इसके एडवांसमेंट्स के बारे में. उस बौखलाने से एक ह्यूमरस टोन ऐड होता है और एक सैटारिकल टोन ऐड होता है कि भाई तुम जो खुद को महान समझ रहे थे थिंक टैंक, ऐसा कुछ हो ही नहीं. तुम्हें चीजों का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तुम सब चीजों को गलत समझते हो. यही इसका आंसर है. ठीक है, यही इसका आंसर है. अब मैं आती हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोलने में. नंबर 1, अब आपका बोर्ड्स का टाइम आ रहा है. आज है आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम, जिसके लिए मैं बहुत हाईली एक्साइटेड हूं. तो आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 बता दो एक एक करके पॉइंट. पॉइंट नंबर 1, आपका काम है एग्जाम खत्म होने के बाद घर आके इस मेल आईडी पे support@nexttoppers.com पे अपना पेपर भेजना है, क्वेश्चन पेपर भेजना है. ठीक है, नेक्स्ट काम क्या है आपका, एग्जाम खत्म होने के बाद जैसे ही आपके पास फोन आता है तो मेरे पास मुझे टैग करके बताओ कि आपका एग्जाम कैसा रहा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा बोर्ड का, वो बताना कैसा गया. तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना बैग पैक अच्छे से करो. अब जाके दिमाग शांत करो. देखो, ग्रामर हमने कल बहुत सॉल्व किया था, मैंने बोला था घर पे सॉल्व करो. लिटरेचर का जहां से 40 मार्क्स आते हैं उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने अभी सॉल्व करवा दिए. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टिप्स एंड ट्रिक्स सब दे दिया है, एंड मुझे बहुत श्योरिटी है कि आपने सब अच्छे से फॉलो किया भी है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू से इज समथिंग जो मेरे दिल से आ रहा है. अब मैं एक बात आपको दिल से बोलूंगी, वो क्या है, I have full faith and full confidence in you कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. उसके लिए क्या करना है,
दिमाग ठंडा रखना है। क्वेश्चन पेपर जब आ रहा होगा, एक मैं डीप ब्रीथ वाला करवाती हूँ ना, तो एक डीप ब्रीथ आउट, इन एंड आउट, और एकदम शांत दिमाग से रीड करना है। अप्रोचेस फॉलो करना कि की पॉइंट्स, कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, छोटे छोटे अगर आइडियाज आ रहे हैं उनको छोटे छोटे राइटिंग में लिखते रहो, एंड बहुत अच्छे से, आई एम कॉन्फिडेंट इन यू कि आप फोड़ के आओगे पेपर, तो फोड़ कर ही आओ पेपर, ठीक है। ऑल द बेस्ट माई रॉक स्टार्स। आई एम फुल्ली श्योर, फुल्ली कॉन्फिडेंट कि हमने जो प्रिपेयर किया है आप बहुत अच्छे से एग्जाम दोगे। ऑल द बेस्ट गाइस, होप टू सी योर रिस्पॉन्स आफ्टर योर एग्जाम। बहुत हैप्पी रिस्पॉन्स का मैं वेट करूंगी। ऑल द बेस्ट गाइस, काम डाउन हो जाओ और लग पड़ो अपने माइंड को काम करने में और बैग पैक करने में, रेस्ट करने में। अच्छे से खाना खा के जाना ताकि एग्जाम में भूख ना लग जाए, और पानी जरूर लेके जाना क्योंकि हाइड्रेटेड रहना इंपॉर्टेंट है। बाय चांस अगर स्ट्रेस आ रहा है, पानी पी लेना और काम डाउन, कूल डाउन हो जाना, ठीक है। विथ फुल कॉन्फिडेंस, let's embrace the challenge of our boards and let's unlock potential. All the best again my rock stars. बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना। My best wishes, मेरा पूरा आशीर्वाद है आपके साथ। फोड़ दो पेपर गाइस। एक आखिरी बार, 6 out of 6 हमारे लेक्चर्स डन एंड डस्टेड। हम है पूरा बोर्ड रेडी, मचाने वाले हैं आज हम। तो 10th के लिए फाइनल टाइम, टेक केयर, साइनिंग ऑफ योर टीचर। मिलेंगे 11th में। स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी गाइस एंड ऑल द बेस्ट अगेन। बाय बाय, अच्छे से पेपर देना। बाय बाय एवरीवन।